हेलो। तो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे, बेहतरीन और लाजवाब होंगे। दोस्तों, आज डे 16 है। ठीक है, डे 16 है किसका? BTSC जेई का। ठीक है, जो कि आप लोगों ने वीडियो तो देख ही रहा है, पर थोड़ा सा शेयर करना आप लोग भूल गए हैं। ठीक है, और आप लोग शेयर भी कर दें ताकि जो भी और मेरे भी जितने भी भाई लोग हैं, ठीक है, जो इस बार चाहते हैं कि नहीं हमको एकदम मेरा जो सपना है, सपना साकार हो जाए, थोड़ा उन लोगों का आप लोग अपना ग्रुप, जितने आपको फ्रेंड सर्कल में ग्रुप है, थोड़ा उसमें आप लोग शेयर कर दें तो बहुत अच्छा बनता। ठीक है दोस्तों। सबसे पहले मैं राहुल कुमार आपका स्वागत करता हूँ स्टडी विद सिविल MCQ के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। ठीक है, तो आज फिर से हम लोग नेक्स्ट पार्ट का डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन इस बार रहेगा। आज का सेट में बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन रहेगा। आपको लगेगा कि नहीं, हाँ मतलब सेटिस्फैक्शन आपको मिल जाएगा। ठीक है, और ऐसा नहीं कि प्रीवियस ईयर में हम लोग जो जो किए वो खराब था। ठीक है, वो सभी बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन थे, और आज भी होगा वो भी बेहतरीन होगा, आगे भी होगा वो भी बेहतरीन होगा। ठीक है, क्योंकि सारा हम जो काम किया जा रहा है उधर कंटेंट पे काम किया जा रहा है। ठीक है, और क्वालिटी पे काम किया जा रहा है। ठीक है, कि जितना कितना आपको और मतलब पूरी फाइन होता है ना, पूरी फाइन जैसे आटा पूरा फाइन रहता है, उस टाइप से आपको मैं प्रोवाइड कर सकूं। जितना पॉसिबल हो मैं ज़रूर करूँगा। ठीक है, तो चलिए, पर डे जो होता है हम लोग का 2 लाइन से शुरुआत, बस वो 2 लाइन आपके सामने लिखा हुआ है। लक्ष्य ज़्यादा दूर नहीं, बस अपनी रफ्तार थोड़ी तेज़ करनी है। ठीक है, जितने भी मेरे भाई लोग हैं, आप लोग सुनिएगा जी। ठीक है, आप ही लोग के लिए है। जितने भी मेरे भाई देख रहे हैं, जितने भी मेरे दोस्त लोग देख रहे हैं, कि इस बार एकदम झंडा गाड़ देना है तो झंडा गाड़ देना है। ठीक है, बस इसी मन के साथ, इसी तन के साथ और इसी इंटेंशन के साथ पर डे आप लोग सेट देखिए। आप लोगों को बहुत फायदा होने वाला है। यकीन मानिए, लास्ट में आपको जरूर आप लोग बोलिए कि नहीं हाँ, क्वेश्चन हम लोग इतना कर लिए हैं कि हम उसको रिवाइज नहीं कर पा रहे हैं। और आपको देखिए, रिवाइज बहुत जरूरी है। पर डे आप सेट देखने, पर डे आप लोग सेट देखिए। ये जो टाइमिंग है, इस टाइमिंग को आप लोग एक मतलब बोलिए ना कि एक अपने शेड्यूल में इसको इनरोल कर लीजिए कि एक मेरा टाइमिंग है जो कि हमको इस टाइम में क्लास देखना है। और साथ ही साथ आपको जो जितने बैक में जितने भी क्लासेस हुए हैं, सारा क्लासेस को आप लोग देखते हुए चलिए। और जो क्वेश्चन आपको लगे कि नहीं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, उसको आप कॉपी में नोट डाउन करें, जो कि मैं पहले भी बताया रहा हूँ और आज भी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, और नेक्स्ट आने वाले क्लासेस में भी मैं आपको ये सुझाव दूंगा। ठीक है, चलिए देखिए, नेक्स्ट दो लाइन क्या है। लक्ष्य ज़्यादा दूर नहीं, बस अपनी रफ्तार थोड़ी तेज करनी है। लक्ष्य ज़्यादा दूर नहीं, बस थोड़ी अपनी रफ्तार तेज करनी है। आज खामोशी से पढ़कर, आज टुडे खामोशी से पढ़कर कल अपनी सफलता की कहानी लिखनी है। आज खामोशी से पढ़कर, आज किसी से बिना दोस्त है, बिना यार है, बिना फोन है, ना किसी फोनियाना है, ना कुछ करना है, एकदम खामोशी से पढ़िए। किसी से कुछ हल्ला डोला डंका पीटने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, एकदम किसी से कोई जरूरत नहीं है। आराम से एकदम सिंगल रूम में रहिए, एकदम पढ़िए आराम से मस्ती से। किसी को बता, किसी से कुछ बात करने की जरूरत नहीं है। मतलब इस बार जो होना है कि 2026 आपका सिलेक्शन ईयर होगा, बस यही मैंने इंटेंशन के साथ रहिए कि 2026 जो होगा मेरा सिलेक्शन ईयर है। चाहे 2 महीना मिल जाए, चाहे मेरा 9वां महीना मिल जाए, लेकिन इस साल हमको लेना जरूरी है। ठीक है, समझ गए ना? तो आज खामोशी से पढ़कर कल अपनी सफलता की कहानी लिखनी है। जल्दी से आप लोग सेलेक्ट हो जाएं और अपना सफलता की कहानी लिखना शुरुआत कर दें। एक जिंदगी का आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसी के लिए आज का क्लासेस हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, देखिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है जी। चलिए, आप लोग भी आंसर दीजिएगा। ठीक है, आंसर देना ध्यान से, आप लोग आंसर भी दीजिएगा। ये नहीं कि सिर्फ ये करना है, आंसर भी साथ में देते चलिएगा अगर ये है तो। ठीक है, और कल जो मैंने दिया था टास्क कमेंट में, उसका आप लोग आंसर नहीं बताएं जी, कैसे काम चलेगा? ऐसे नहीं चलेगा। आप लोग उसका आंसर बताइए। खाली हम ही सर कर देंगे तो मज़ा नहीं ना आएगा। थोड़ा कुछ आप लोग का भी टास्क होना चाहिए ना। हाँ, कुछ टास्क आप लोगों को बनता है कि नहीं, से बताइए। बनता है ना? तो बस जो दिए हैं उसको पूरा कीजिए, कमेंट में आंसर बताइए, बात खत्म है। फिर हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, देखिए क्या है। पेन सही है ना भाई? कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा क्या। कौन सा कलर ले लें, कौन सा कलर?
बैगनी कैसा रहेगा, ये उतना नहीं दिख रहा सही से, रेड ही लेते हैं चलो यार। देखिए क्या है, if three consecutive ordinates are taken at a 2 meter interval from a transverse line, the measured as a 1.8 meter, 2.5 meter, and 2.0 meter, then the area between the transverse line, the first and last coordinate, and the boundary line by the trapezoidal रूल। ट्रेपोजोडल का फॉर्मूला क्या होता है, उस फॉर्मूला को अप्लाई करें और इसके आंसर बताएं। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है पहले हमको बताइए। ट्रेपोजोडल का फॉर्मूला क्या होता है, ये आपका एस्टिमेटिंग क्वेश्चन का क्वेश्चन है। कहाँ से, सबसे लास्ट चैप्टर से, जो आपका जैसे आपका सैमसन रूल हो गया, ट्रेपोजोडल मेथड हो गया, ठीक है, मीन एरिया मेथड हो गया, वहीं से इस क्वेश्चन को उठाया गया है। तो बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। पहले आप लोग फॉर्मूला बताइए कि इसका फॉर्मूला आप लोग क्या जानते हैं। ट्रेपोजोडल जो रूल होता है इसका फॉर्मूला बताइए आप लोग। देखिए फॉर्मूला क्या होता है जी ट्रेपोजोडल रूल का। थोड़ा हाथ नहीं चल रहा है यार ठंडा से, क्या करूं। चलिए ट्रेपोजोडल फॉर्मूला, ट्रेपोजोडल रूल क्या होता है, हमको एरिया निकालना है। तो एरिया इजकल टू क्या होता है जी, h/2 इंटू लास्ट एरिया फर्स्ट एरिया प्लस 2y1 प्लस y2। ठीक है, ये मेरा हो गया ट्रेपोजोडल का फॉर्मूला का एरिया हो गया, एरिया निकालने का। अगर इसमें अगर वॉल्यूम बोलता तब लोग इंटू एल कर देते, जो कि मेरा वॉल्यूम निकल जाता है। लेकिन इसमें हमको क्या पूछ रहा है, एरिया निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, ठीक है, एरिया निकालने के लिए बोल रहा है, जो कि अलग अलग डायमेंशन। एरिया A1 दे दिया है, ये आपका A1 है, सॉरी हाँ A1 है, ये आपका A2 है, आपका ये A3 है। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ वैल्यू पुट करते हैं। देखिए H कितना है मेरा, H मेरा दे दिया है कितना, H आपका है 2 मीटर। ठीक है, तो हम लोग कितना लेंगे, H इजकल टू 2 डिवाइडेड बाई 2 हो गया, और वाई नॉट मतलब y1 कितना 1.8 प्लस 2y1 कितना होगा 1 पॉइंट कितना 2.5 ना 2 पॉइंट इंटू 2.5 प्लस y2 कितना हो गया 2, ये ना होगा y0 मतलब A0 A1 है, ये A1 है A2 है। ठीक है, A0 A1 A2 ठीक है। तो अगर हम लोग इसमें फॉर्मूला में बैठा दिया, अब चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 2/2 कितना होगा जी 1.8 हो गया, ये 1.8 प्लस 25 दूनी 50 प्लस 2 कितना हो गया, जोड़िए तो 5 2 7 7 और 1 8, 5 2 7 और 1 8 हो गया, 8 हो गया, और 5 2 7 पॉइंट 5 2 7 7 हो गया। देखिए तो 8.8 आपका आंसर है। एरिया इजकल टू 8.8, 8.7 आया, मतलब 8.8 हम लोग बोल सकते हैं, 8.8। ठीक है, क्या है मीटर स्क्वायर में, मीटर स्क्वायर में। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर, बी इज अ राइट आंसर। ठीक है, आंसर आ गया, समझ में आ गया कि फार्मूला हम लोग कैसे अप्लाई किए। ये तो इजी क्वेश्चन था, आप लोग तुरंत बना दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, इफ अ नंबर ऑफ ए कोप्लेनर फोर्सेस, इफ मैकेनिक्स का क्वेश्चन है जी। इफ अ नंबर ऑफ ए कोप्लेनर फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल आर इन इक्विलिब्रियम, particle are in equilibrium, then the algebraic sum of their moment about any point is equal to the moment of their resultant force about the same point is known as, उसमें लोग कौन सा थ्योरम बोलते हैं, इसमें लोग गलती करेंगे। ठीक है, आप लोग तो कन्फर्म है कि आपको ये दोनों आप लोग एलिमिनेट कर दीजिएगा। अब बच गया आपका एक लेमिस थ्योरम, एक वो आपका क्या है, एक बर्गनॉस थ्योरम। अब ये दोनों में कन्फर्म मतलब ये होंगे थोड़ा सा कन्फ्यूजन। अब थोड़ा सा आपके पास अगर मतलब आप दिमाग लगा सकते हैं तो लेमिस थ्योरम को आप मतलब एलिमिनेट करके आप बर्गनॉस थ्योरम मार सकते हैं। ठीक है, लेमिस थ्योरम कैसा होता है तो आप लोग जानते हैं, किस टाइप का इसका डायग्राम बनता है, इस टाइप से होता है ना, यही ना है लेमिस थ्योरम। इसका आर का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, रिजल्टेंट का फॉर्मूला
ठीक है, पहले हम लोग इसके बारे में बात कर रहे थे, फिर हम लोग लेमिस थ्योरम के बारे में बात करेंगे। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है कि इफ अ नंबर ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस, ठीक है, याद रखिएगा ये आपका, इसमें देखिए दो क्वेश्चन छुपा हुआ है। फर्स्ट आपका पूछ देगा कि नहीं, देगा बर्गनस थ्योरम का कुछ स्टेटमेंट दे देगा, और पूछेगा कि उसका जो फोर्सेज जो होते हैं, बर्गनस थ्योरम में जो फोर्सेस ऐड होते हैं, मतलब जो यूटिलाइज होते हैं, वो आपका किस टाइप फोर्स सिस्टम, मतलब कौन से फोर्स सिस्टम से अप्लाई होते हैं, मतलब किस टाइप का होता है, दे देगा। दोनों कोप्लेनर है, नन कोप्लेनर है, नन कंकरेंट है, इस टाइप से दे देगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान देना है कि जो इसमें जो आपका बर्गनस थ्योरम में जो आपका फोर्सेस होता है, क्या होता है, कोप्लेनर में होता है, एक ही प्लेन में होता है। कोप्लेनर मतलब एक ही प्लेन। ठीक है, एक जैसे ये प्लेन है, तो इसमें अगर इस टाइप से डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, ठीक है, तो दोनों एक ही प्लेन में लगेगा, एक ही प्लेन में लगेगा, और एक ही साइड लगेगा, मतलब एक ही डायरेक्शन में लगेगा। ये हो गया आपका लाइक। और अगर किसी आपका ये इसका डायरेक्शन ये साइड है और इसका डायरेक्शन लेफ्ट साइड है, इसका अपोजिट है, वो हो गया आपका अनलाइक हो गया। ठीक है, तो यह क्या बोल रहा है कि इफ अ नंबर ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस एक्टिंग इन ए particle in equilibrium, then the algebraic sum of their moment about any point is equal to the moment of their resultant force about the same point is known as Bernoulli's theorem। Bernoulli's theorem को ये बता रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम लोग जानते हैं कि लेमिस थ्योरम। लेमिस थ्योरम क्या होता है जी, आप लोग ये तो जानते ही होंगे ना। इसका फिगर पी क्यू आर क्या होता है ना, अल्फा बीटा गामा, बीटा गामा। इसका फार्मूला भी, ये जो इसका फार्मूला है आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या होता है, साइन, सॉरी, पी बाई साइन, ये इधर से ऐसे है। इसके सामने क्या है, ये है, तो पी बाई साइन बीटा इजकल टू क्यू बाई, हम मतलब हम एट रैंडम लिख रहे हैं, जरूरी नहीं है। ये होता है कि अल्फा बीटा गामा इस टाइप से होता है। अगर हम अल्फा का लिखे तो इस तरह होगा, ये होगा आर बाई साइन अल्फा। ठीक है, थोड़ा लिख ही देते हैं, मतलब सीक्वेंस में ठीक रहेगा। ठीक है, सीक्वेंस जो होगा ठीक होगा, आर बाई साइन अल्फा। ठीक है, उसके बाद बीटा का पी बाई, और यार पेन नहीं लेना है बस। ठीक है, क्या होगा ये, पी बाई साइन बीटा। ठीक है, उसके बाद यहाँ क्या होगा, आर पी क्यू, क्यू बाई साइन गामा। ठीक है, साइन गामा। ये आप लोग को ये तो आप लोग को याद होगा। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आपको डायरेक्ट ये पूछता है। कोई कोई एग्जाम आप दीजिएगा, जितने भी हम प्रीवियस ईयर अभी करवाए हैं उसमें भी आपका डायरेक्ट ये पूछा गया था, और हम बताए भी हैं। और आप लोग भी मैं बता रहा हूँ कि आप ये जो फार्मूला है, इस फार्मूला को याद रखें, डायरेक्ट फार्मूला भी पूछता है। ठीक है, ठीक है। और एक एक और क्या है इसका कॉन्सेप्ट, एक लेमिस थ्योरम का एक और कॉन्सेप्ट बताते हैं। यहाँ देखिए, लेमिस थ्योरम, हमको आप ये बताएं कि लेमिस थ्योरम में, ठीक है, लेमिस थ्योरम में जो इसमें जो फोर्स सिस्टम जो अप्लाई होते हैं, मतलब वो किस टाइप का फोर्स सिस्टम होता है। ऑप्शन दे देगा फर्स्ट कि दोनों आपका कंकरेंट है, दोनों नन करेंट है, दोनों कंकरेंट है, दोनों नन कंकरेंट है, तीसरा नन कंकरेंट, नन नन कोप्लेनर फोर्सेस, चौथा कंकरेंट और कोप्लेनर फोर्सेस। इस टाइप से आपका चार स्टेटमेंट बनाएगा और पूछ देगा कि बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स सिस्टम अप्लाइड इन लेमिस थ्योरम। तो आप क्या उसका आंसर दीजिएगा, आपको पता रहेगा तभी तो। ठीक है, तो वो हम लोग लेमिस थ्योरम हम लोग किस टाइप का हम लोग फोर्स सिस्टम अप्लाई करते हैं, मतलब किस टाइप का इसमें फोर्स अप्लाई होता है बताइए लेमिस में। इसमें एलवेज आर के थ्री कनकरेंट, कनकरेंट क्या होता है वो भी आपको बताएंगे हम। थ्री कनकरेंट कोप्लेनर, कोप्लेनर एंड नन पैरेलल फोर्सेस। ठीक है, ये आप ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब बात आया कि इसमें से एक कनकरेंट आ रहा है, एक नन कनकरेंट आ रहा है, जो कि आपको मैकेनिक्स में पढ़ना होगा। ठीक है, मैकेनिक्स का भी मैं क्वेश्चन कुछ कुछ, जैसे ये आपको मैकेनिक्स का है, कभी मैं ऐसा लागूंगा कि मैकेनिक्स के बारे में मतलब शुरुआत से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग पहले जानेंगे कि कोप्लेनर फोर्सेस क्या होता है, इसी में बता दें। चलिए यहाँ देखिए, फर्स्ट हम लोग लिखते हैं कोप्लेनर फोर्सेस।
कोप्लेनर, LANER, कोप्लेनर, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया, कोप्लेनर। कोप्लेनर, ठीक है। अब कोप्लेनर फोर्स सिस्टम क्या होता है? वैसा फोर्स सिस्टम जो एक ही प्लेन के अलॉन्ग लगता हो, ठीक है, एक ही प्लेन के अलॉन्ग, समझ में आया? वैसा फोर्स सिस्टम जो एक ही प्लेन के अलॉन्ग लगता है, उस फोर्स सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं? कोप्लेनर फोर्स सिस्टम, ठीक है। अब देखिए उसका फिगर, ये आपका हो गया, ठीक है, कोप्लेनर फोर्स सिस्टम है, इस टाइप से दे देगा, कोप्लेनर फोर्स सिस्टम है, ठीक है। और यही कैसे एक डायरेक्शन इसका इधर दे दिया और एक डायरेक्शन इसका इधर कर दिया एरो, तो कोप्लेनर फोर्स सिस्टम नहीं होगा, ठीक है। एक आपका होता है कनकरेंट, जो कि हम लोग यहाँ यूज किए लेमिस थ्योरम में, कनकरेंट। कनकरेंट मतलब, इसको थोड़ा याद करने का तरीका क्या है, जैसे कोप्लेनर, तो इसको हम लोग कैसे याद किए, कैसे हम लोग मतलब एक दूसरे से हम लोग रिलेट किए? कोप्लेनर, लेनर मतलब एक ही लाइन में, एक ही लाइन में, ठीक है, एक ही लाइन में और एक ही प्लेन में, कोप्लेनर, प्लेनर एक ही प्लेन में और एक ही लाइन में, ठीक है, वो आपका हो गया कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। अब कनकरेंट फोर्स सिस्टम क्या होता है? जब भी दो से ज्यादा फोर्स, ठीक है, जब दो से ज्यादा फोर्स जब एक पॉइंट पर आके मीट करता हो, ठीक है, इस टाइप से, ठीक है, क्या है? कनकरेंट, करेंट, करेंट मतलब टू द पॉइंट जाता है ना, एक पॉइंट पे जाके ऐड करता है। जैसे हम लोग लाइन लाते हैं, पोल पर से हम लोग घर में लाइन लाते हैं, तो हम लोग तार से लाते हैं, तार घर में हम लोग का जो मेन बोर्ड होता है, फिर वहाँ से सारा करंट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो घर का जो मेन बोर्ड हो गया, वो मेरा क्या हो गया? कनकरेंट हो गया, क्योंकि सारा जितना भी जितना भी आपका इलेक्ट्रिक है, इलेक्ट्रिसिटी है, सारा का वहाँ के वहीं पे कनेक्ट, मतलब वहीं पे सारा स्टोर हो रहा है। और वहाँ से स्टोर मतलब नहीं, मतलब आपको समझाने का मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सारा वहीं पे आके आ रहा है और वहां से फिर हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है, अलग अलग घरों में जा रहा है। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कन करेंट फोर्सेस, ठीक है। क्या बोलते हैं? कन करेंट फोर्सेस। तो समझ में आ गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हाँ बताइए, अच्छा क्वेश्चन है। इफ द नंबर ऑफ डिनोटेड इफ द नंबर इज डिनोटेड बाई m and j is denoted by j, the condition for a frame to be redundant, थोड़ा रिडंडेंट, हाँ, रिडंडेंट इज गिवन बाय, बताइए। रिडंडेंट का जो ये दिया गया है फार्मूला, बताइए कौन सा फार्मूला होता है? रिडंडेंट फोर्स होता है आपका, होता है आपका परफेक्ट परफेक्ट फोर्स भी होता है, ठीक है, परफेक्ट फ्रेम भी होता है। जैसे हो गया ये रिडंडेंट फ्रेम, एक परफेक्ट फ्रेम होता है, ठीक है, एक आपका डेफिशिएंट फ्रेम होता है, ठीक है। चलिए हम लोग थोड़ा आपको आपको मैं बताता हूँ शुरू से, ध्यान दीजिएगा, यहीं पे क्लास में भी याद हो जाएगा, ठीक है। क्लास में या मैं आपको याद कराने का जिम्मा लिया हूँ, तो क्लास में आपको मैं याद करा दूंगा, ठीक है। देखिए फर्स्ट क्या होता है? परफेक्ट परफेक्ट फ्रेम, परफेक्ट फ्रेम, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? जस्ट रिजिड, ठीक है, परफेक्ट फ्रेम इट मीन्स जस्ट रिजिड, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है, क्या होता है? m इजकल टू 2j-3, ठीक है। दूसरा देखते हैं, रिडंडेंट, REDUNDANT, रिडंडेंट फ्रेम, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिजिड, क्या बोलते हैं? ओवर रिजिड, ओवर ओवर रिजिड, रिजिड फ्रेम, ठीक है, क्या है? ओवर रिजिड फ्रेम है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? m ग्रेटर देन 2j-3, ठीक है। नेक्स्ट देखिए तीसरा क्या होता है? तीसरा आपका होता है डेफिशिएंट, डिफिशेंट, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? अनस्टेबल, अनस्टेबल फ्रेम, ठीक है, अनस्टेबल फ्रेम। इसका क्या होता था? इसको क्या होता है फॉर्मूला? m लेस देन 2j-3, ठीक है। अब हमको इसको याद कैसे करना है? मेन तो पंगा यही कि हमको याद कैसे करना है। देखिए ये आपका परफेक्ट कंडीशन है, ठीक है, थोड़ा सा मतलब ध्यान में रखना पड़ेगा कि परफेक्ट क्या होता है, रिडंडेंट क्या होता है और डिफिशिएंट क्या होता है। परफेक्ट एकदम परफेक्ट है, इसमें कोई दो मत नहीं है, इसमें किंतु परंतु कुछ नहीं है, ठीक है, परफेक्ट है, इट मीन्स ये इक्वल टू होगा
मतलब हम इसको इस टाइप से रिलेट कर रहे हैं, परफेक्ट से रिलेट कर रहे हैं, एकदम परफेक्ट फ्रेम है, ये परफेक्ट फ्रेम है, ठीक है। माइंड में भी उसको रिकॉल करना पड़ेगा कि ये परफेक्ट फ्रेम है। क्या है? परफेक्ट फ्रेम है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? एम इजकल टू 2j-3। एम इजकल टू 2j-3 किसका? परफेक्ट फ्रेम का। अब फिर इसके बाद आ गया रिडंडेंट। रिडंडेंट, रिडंडेंट क्या होता है? एम ग्रेटर देन, क्योंकि रिडंडेंट है ना, ये रिजिड है, ओवर रिजिड है। क्या है? ओवर रिजिड है, इट मीन्स कि ग्रेटर देन। इसके बाद इसको हम लोग सेमी रिजिड भी बोल देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अनस्टेबल को हम लोग सेमी रिजिड भी बोल देंगे चलेगा। ये आपका जो हो गया कि ओवर रिजिड, ओवर रिजिड मतलब रिडंडेंट। क्या इसका फॉर्मूला क्या है? एम ग्रेटर देन 2j-3। एम ग्रेटर देन 2j-3। इसके बाद आपका क्या है? डेफिशिएंट। ठीक है, ये क्या है? ये आपका अनस्टेबल है, मतलब सेमी रिजिड भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ये आपका हो गया ना, रिडंडेंट क्या हो गया? ओवर रिजिड हो गया, तो इसको हम लोग सेमी रिजिड भी बोल सकते हैं, अनस्टेबल फ्रेम भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो अनस्टेबल है, मान के चलते हैं कि डेफिशिएंट अनस्टेबल है। अनस्टेबल जब मेरा रिडंडेंट जब मेरा ग्रेटर देन हो गया तो ये क्या होगा? लेस देन होगा। ठीक है, लेस देन होगा ना, एम लेस देन 2j-3। एम लेस देन 2j-3। चलिए एक बार आंख बंद करके बोलिए तो। हाँ देखिए, पहला क्या है? पहला मेरा है परफेक्ट, परफेक्ट फ्रेम। ठीक है, परफेक्ट फ्रेम है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? जस्ट रिजिड। क्या है? जस्ट रिजिड है। उसका फॉर्मूला क्या होता है? परफेक्ट है, इट मीन्स कि एम इजकल टू 2j-3। ठीक है, फिर दूसरा रिडंडेंट क्या होता है? अरे रिडंडेंट है, ओवर रिजिड है। ठीक है, ओवर रिजिड में क्या, कौन सा केस होगा? एम ग्रेटर देन 2j-3। क्या होगा? एम ग्रेटर देन 2j-3। और उसके बाद क्या? डेफिशिएंट है, अरे यार सेमी रिजिड है, एम लेस देन 2j-3। ठीक है, एम लेस देन 2j-3। बस इसी तरह 2-3 बार माइंड में अपना उसको रिकॉल कीजिएगा, परमानेंट के लिए सेट हो जाएगा। ठीक है, कभी निकलने का कोशिश भी नहीं करेगा, अगर निकलेगा तो तुरंत उसको रिकॉल कीजिएगा। एक बार अपना नोट्स उल्टाइएगा, इसको नोट्स में आप लोग ऐड कर लीजिए, अच्छा रहेगा। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है परफेक्ट ट्रस्ट से, रिडंडेंट से, डेफिशिएंट से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसको आप कॉपी में नोट कर लें। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर क्या हो गया जी? एम रिडंडेंट है, एम ग्रेटर देन 2j-3। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अरे यार ये नहीं है, ये एम एम ग्रेटर देन 2j-3 ना, ये आपका तो हो गया डेफिशिएंट का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए बताइए, अच्छा क्वेश्चन है, बताइए ए सिंपली सपोर्टेड बीम ए बी हैज द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, जो कि फिगर में आपको आप लोग देख रहे होंगे कि एक बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है सिंपली सपोर्टेड का। ठीक है, एक सिंपली सपोर्टेड कोई बीम होगा जिसका ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम दिया गया है। ठीक है, पूछ रहा है कि द बीम इज पॉसिबली अंडर द एक्शन ऑफ फॉलोइंग लोड। बताइए कि आप लोग इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देख रहे हैं, ठीक है, क्लियर विजुअल आपको होगा। अब बोल रहा है कि इसमें से कौन सा फोर्स कहाँ लगा है जिसके कारण मेरा इस टाइप का बेंडिंग मोमेंट बना हुआ है। ठीक है, तो मैं आपको एक छोटा सा मतलब बोलिए समझाने के तौर पे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अच्छा देखिए तो ये मेरा, मैं आपको रफ में बताता हूँ। ठीक है, मेरा ये ए है, ये मेरा सी है, ये मेरा डी है, ये मेरा ये बी है। ठीक है, अगर हम लोग मेरा यहाँ अगर सपोर्ट मेरा अपवर्ड रहता थोड़ा समझिएगा, अगर ये मेरा सपोर्ट सपोर्ट बी पे मेरा अपवर्ड सपोर्ट रहता तो फिगर मेरा ऊपर बनता। ठीक है, यहाँ पे बनता। ठीक है, यहाँ पे बनता ना, एकदम सही है। तो यहाँ पर ऊपर बना हुआ है, मतलब ये मेरा सही है कि वहाँ पर यहाँ पर क्या है? अपवर्ड सपोर्ट है एक। ठीक है, अब देखिए, अब बोलिए कि ये साइड, तो इस साइड सपोर्ट नहीं होगा, सपोर्ट होगा लेकिन इसका जो डायरेक्शन होगा डाउनवर्ड होगा, क्योंकि इसका जो डायरेक्शन है, इसका जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो बना हुआ है नीचे बना हुआ है। ठीक है, ये आपका निगेटिव में, ये भी आपका निगेटिव में, आपका पॉजिटिव में है। ठीक है, तो ये कहाँ बना हुआ है? नीचे बना हुआ है। इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ से जो आपका इसी तरह जाना है ना, इसी तरह जाना है ना, ये आपका हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि ये आपका डी पॉइंट हो गया। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा इसको, ठीक है, ये आपका डी, ये प्लस हो गया, आपका ये माइनस हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि सी पॉइंट पे, सी पॉइंट पे क्या है भाई? एक मोमेंट यहाँ लगा हुआ है, मतलब एक ऊपर है एक नीचे है, मतलब हम लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पर डबल मोमेंट होगा। यहाँ जो इस टाइप से 2 mm होगा, तो क्या होगा? 2m होगा, क्या कि यहाँ पर डबल मोमेंट देख रहा है, ऊपर भी बन रहा है नीचे भी बन रहा है, इट मीन्स कि यहाँ डबल डबल मोमेंट लगा होगा। ठीक है, और यहाँ पर एक मोमेंट है, इट मीन्स कि यहाँ सिंगल मोमेंट लगा होगा। बोल सकते हैं ऐसे, बोल सकते हैं, बोल क्या सकते हैं, आपका यही होगा ही। ठीक है, आप लोग फिगर से भी ये फिगर इजीली आप लोग मतलब समझ सकते हैं। बस मैं थोड़ा सा सोचा कि नहीं फिगर के माध्यम से अगर आपको बता दे तो थोड़ा सा आपको ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएगा। ठीक है, बताइए, देखिए तो 2 मोमेंट और एक मोमेंट किस में है? ये तो होगा नहीं, M/L बोल रहा है, इसमें 2M/L बोल रहा है, यहाँ M/L बोल रहा है, एकदम नहीं होगा।
हमको तो लग रहा है कि कपल मोमेंट एट पॉइंट सी एकदम एट पॉइंट सी पे है, एंड 2m मोमेंट एट पॉइंट डी एकदम सही है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट, सॉरी ए इज राइट आंसर। समझे? समझ में आया फिगर ना? कुछ तो इसमें है नहीं, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। ये क्वेश्चन अगर किसी को नहीं भी आता होगा ना, अगर उसको थोड़ा सा बेसिक आइडिया होगा तो बेसिक आइडिया से इस क्वेश्चन को इजीली कर लेता होगा और आराम से नंबर ले लेगा और आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, इसमें लोग क्या करते हैं, ये देख के, बहुत लोग हम देखे हैं कि ये फिगर को देख के वो ऑटोमेटिक डर जाते हैं, अरे यार क्या पूछ दिया, क्या कितना बड़ा ब्लंडर खड़ा दिया, कितना बड़ा मतलब रॉकेट साइंस मार दिया। अरे भाई वाह, कुछ नहीं है, ठीक है, कुछ नहीं सब। थोड़ा सा पहले ध्यान से अगर आप ये फिगरवा देखते ना, ये फिगरवा थोड़ा सा आप ध्यान से देखते हैं तो इजीली आप इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम माइंड में सोच लेते हैं कि हाँ डबल मोमेंट लगा होगा, कंफर्म है, या एक मोमेंट है मतलब कि यहाँ पर एक मोमेंट लगा होगा। देखते हैं ऑप्शन में, अरे सी पे कोई मोमेंट है, एगो एकदम सही है, डी पर डबल मोमेंट है, डबल मोमेंट है, तुरंत मार के आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं पहले बताइए? समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और शेयर कीजिए, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, देखिए, क्योंकि आप लोग के लिए मैं कंटिन्यूअस, चाहे 1 जनवरी रहो, मेरे लिए 1 जनवरी नहीं है भाई, सीधा सीधी बात है, मेरे लिए 1 जनवरी नहीं है। मैं सोचा हूँ कि जितने भी मेरे भाई लोग हैं, जितने भी मेरे दोस्त लोग हैं, उन लोग का खुशी अगर क्लासेस करने में है तो हम क्लास ही करेंगे, क्लास ही करवाएंगे। ठीक है, ना ही मेरे पास, मेरे लिए 1 जनवरी है, ना ही 31 दिसंबर है। ठीक है, चलिए क्लास की बात फिर हम लोग बात करेंगे अच्छा से। बताइए इसमें वो क्या निकालना है, सेंट्रॉइड निकालना है। ठीक है, सेंट्रॉइड निकालना है, चलिए निकालिए, इसका कैसे निकलेगा जी? फॉर्मूला क्या होता है पहले बताइए तो? वाई बार इसका टू A1 Y1 प्लस A2 Y2 डिवाइडेड बाई A1 प्लस A2 होता है। इसको थोड़ा सा नीचे लिख दे तो थोड़ा सा ये अच्छा लगता है ना। वाई बार इजकल टू, ये फॉर्मूला था, हमको क्या क्या निकालना है, A1 निकालना है, Y1 निकालना है, A2 निकालना है, Y2 निकालना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले लेते हैं A1 निकालते हैं। ठीक है, अगर हम इसको 1 कंसीडर करते हैं, इसको हम लोग 2 कंसीडर करते हैं, कोई दिक्कत है? हम लोग इसके अकॉर्डिंग, इसके बेस के अकॉर्डिंग से लेंगे। ठीक है, इसके यहाँ से हम लोग सारा वैल्यू हम लोग मेजर करेंगे। चलिए A1 देखिए, A1 क्या होगा बताइए तो? A1 10 गुना, सॉरी 50 गुना 10, 50 गुना 10 500। ठीक है, ये आपका हो गया A1। फिर यहाँ पर से Y1 निकाल दीजिए। Y1 कैसे निकलेगा जी? ये 50 प्लस किसका हाफ होगा? 20 प्लस 20 जोड़ाएगा ना, 20 प्लस ये 50 का हाफ होगा ना, 50/2। ठीक है, कितना हो गया? 25, या 25 हो गया और 20 कितना हो गया? 25 और 20 45। ठीक है, 45 हो गया ये आपका। अरे वाई बार लिख दिए, Y1 होगा, हाँ ये क्या होगा? Y1 होगा, Y1 हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं A1 क्या होगा, सॉरी A2 क्या होगा। A2 देखते हैं, हमको इसका एरिया निकालना है, कितना होगा जी? 20 × 100, आपका एरिया आ गया किसका? 2000 किसका? A2 का। अब फिर इसी तरह Y2 निकलेगा, कितना होगा? 10/2 कितना होगा? 5, सॉरी 20 ना है, 20 मतलब 10। ठीक है, बस चलिए इसमें हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं। A1 कितना है? A1 500 है, 500 वाई बार इजकल टू A1 कितना है? 500 इंटू 45 प्लस A1 Y1 प्लस A2 Y2 कितना है मेरा? 2000 इंटू Y2 10 डिवाइडेड बाई A1 प्लस A2 कितना है मेरा? 500 है, प्लस A2 कितना है? 2000 मतलब 2500। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए, जो आपका जो आंसर आएगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद थोड़ा देखिएगा, ये तो हम लोग निकल गया वाई बार। ठीक है, ये हमको क्या निकल गया? वाई बार निकल गया। अगर यहाँ से भी आपका आंसर आ सकता है। ये आपका वाई बार का टर्म है, ये। ठीक है, क्योंकि अगर इसमें कॉमन नहीं दिया गया, अगर कॉमन देता तो हमको फिर एक्स बार भी निकालना पड़ता। ठीक है, क्या एक्स बार भी निकालना पड़ता, लेकिन इसमें कॉमन नहीं दिया है तो आप वाई बार निकाल के अपना आंसर मार के आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बताइए, विच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट
अबाउट ए पोर्टलैंड पोजुलोना सीमेंट पीपीसी। बताइए, इसका थोड़ा स्टेटमेंट देख लीजिए, अलग अलग स्टेटमेंट दिया गया है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हमको ये बताइए कि पोर्टलैंड पोजुलोना सीमेंट कैसे बनता है, कैसे बनता नहीं मतलब क्या क्या इसमें कंस्टिट्यूएंट ऐड करके बनता है, इसमें क्या क्या मिलाते हैं। जैसे हम लोग सीमेंट बोलते हैं ना, सीमेंट हमको आर्गिलियस रॉक प्लस सिलिशियस रॉक हम लोग ये करके बनाते हैं, मिक्स करके बनाते हैं, उसका उसी का रॉ मटेरियल होता है। उसी तरह पोर्टलैंड सीमेंट हम लोग क्या क्या इसमें रॉ मटेरियल इसका लगता है, बताइए। पोर्टलैंड सीमेंट के लिए आपका रॉ मटेरियल बताइए इसका, बताइए। आप लोग जाने पढ़े होंगे जी, ऐसा थोड़ी, ये तो आपका पहले चैप्टर का ही है ये, ठीक है, पहला ही चैप्टर का है, ऐसे थोड़ी कि नहीं जानते हैं। याद रखिएगा, आपका जो पोर्टलैंड सीमेंट है ये किससे बनता है, फ्लाई एश, क्ले, ठीक है, फ्लाई एश, क्ले, सिलिका और जिप्सम। ये जो जितने भी आपको मैं कंपोजिशन में बताया, यही कंपोजिशन से के प्रोपोर्शन से आपको पोर्टलैंड 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 पोजुलाना सीमेंट बनता है, ठीक है। बेसिक आइडिया बोल क्या ये होता है, कैसे बनता है, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि पोर्टलैंड पोजुलाना सीमेंट का एडवांटेज, ठीक है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। अच्छा, पहले हम लोग इसका आंसर कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों पढ़ेंगे, ठीक है। जो कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपका एसएससी जे के प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, ठीक है। चलिए देखिए, विच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट पोर्टलैंड पोजुलाना सीमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि पोर्टलैंड पोजुलाना सीमेंट जो होता है, ये तो आपका हम लोग समझ गए किससे बनता है, बताए ना अभी, क्ले से बनता है, जिप्सम से बनता है और फ्लाई एश से बनता है, ठीक है। मतलब मेजरली आपका इसका परसेंटेज रहता है, ठीक है। तो देखिए क्या होता है कि अगर इसका हम पहले आपका एडवांटेज बता देंगे ना, आपका अगर हम इसका एडवांटेज बता देंगे तो आपका इसका इस क्वेश्चन का आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। इसका मैं ट्रिक बताएं, ट्रिक देखिए, ट्रिक क्या होता है, जो कि मैं जितने भी अभी जैसे आपका डीडीए जे हुआ है, एसएससी जे हुआ है, बीटीएससी जे चल रहा है, ये सब सारे क्लासेस में अगर इस टाइप का पोर्टलैंड पोजुलाना सीमेंट से क्वेश्चन आया हुआ है तो मैं उसमें ट्रिक बताया हूँ, बस आपको भी बता रहा हूँ कि ये ट्रिक देखिए। अगर पोर्टलैंड पोजुलाना सीमेंट है तो इसकी ट्रिक क्या है जी, इसमें आपका एक ट्रिक से आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों याद हो जाएगा, ठीक है। देखिए ट्रिक क्या है जी, ट्रिक पी डब्ल्यू एस बढ़ेगा और क्या होगा, एच ए पी सी घटेगा। अब बोलिएगा ये कौन ट्रिक है सर, कुछ तो बुझा ही ना रहा है कि का ट्रिक है का ना है ये, हैं, नहीं बुझा रहा है बबुआ। देखो ये तो आपका हो गया पोजुलोना, ठीक है, पोजुलोना। ये जो होता है क्या, ये वर्कबिलिटी है, वर्कबिलिटी है। ये क्या है, तो श्रिंकेज है, क्या है, श्रिंकेज है। ये मेरा क्या है, थोड़ा नीचे लिखते हैं, ये मेरा क्या है, तो हीट ऑफ हाइड्रेशन है, हीट ऑफ हाइड्रेशन है। ये मेरा क्या है, एयर कंटेंट है, क्या है, एयर कंटेंट है। पी क्या है आपका, परमेबिलिटी है, क्या है, परमेबिलिटी है। सी क्या है आपका, क्यूरिंग पीरियड है, क्यूरिंग पीरियड है, ठीक है। एक ट्रिक याद रखिए, आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरा दावा है, ठीक है। अब देखते हैं कि ये जो है आपका, ये आपका एडवांटेज है और ये जो घट रहा है ये आपका डिसएडवांटेज हो गया, उतना दिमाग लगाने की जरूरत ही ना है। एक ट्रिक याद कीजिए, PWS HAPC, PWS HAPC, ठीक है। पी से पोजुलाना सीमेंट, डब्ल्यू से वर्केबिलिटी इंक्रीज करता है। पोजुलाना सीमेंट में एडवांटेज अगर पूछे तो क्या होगा कि पोजुलाना सीमेंट में हम क्या पढ़ते थे, PWS, डब्ल्यू मतलब वर्केबिलिटी, पोजुलाना सीमेंट का वर्केबिलिटी इंक्रीज करेगा और श्रिंकेज भी इंक्रीज करेगा, और इसका जो हीट ऑफ हाइड्रेशन है वो डिक्रीज करेगा, एयर कंटेंट भी डिक्रीज करेगा, HAP से क्या गया, परमेबिलिटी भी डिक्रीज करेगा, और क्या, HAPC क्यूरिंग पीरियड भी डिक्रीज करेगा। बस यही तो है, कुछ थोड़ी है। देखिए इसमें क्या है, इसमें
इसको आपको ध्यान देना है। देखिए पहले अब इस ट्रिक जो हम आपको बताए ना, इस ट्रिक के माध्यम से हम लोग देख लेते हैं कि इसका कहाँ दोनों क्या क्या पूछा है, पहले हम लोग देख लेते हैं क्या है जी। हीट ऑफ हाइड्रेशन है और प्रोबेबिलिटी है। देखिए दो दो जो हम आपको बताए हैं, प्रोबेबिलिटी यहाँ पर है और हीट ऑफ हाइड्रेशन यहाँ पर है। मतलब क्या ये दोनों क्या हो रहा है, दोनों देखिए तो प्रोबेबिलिटी और हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कि घट रहा है, घट रहा है। ये तो इतना कंफर्म हो कि घट रहा है। देखिए किस में घट रहा है, देखिए तो आपको पीपीसी लेस रिड्यूस हीट ऑफ हाइड्रेशन एंड प्रोबेबिलिटी, इसमें ये हो सकता है। अरे यार पेनवा, ये हो सकता है। फिर देखते हैं इसमें मोर, ये मोर मोर बोल रहा है तो ये होगा नहीं, इसको काट दीजिए। इसमें देखते हैं कि द लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ ऑफ ए पीपीसी इज मोर एंड इट रिड्यूस हीट ऑफ हाइड्रेशन एंड प्रोबेबिलिटी, एकदम ये भी हो सकता है। तीसरा देखते हैं कि लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ ऑफ पीपीसी इज लेस इट रिड्यूस हीट ऑफ हाइड्रेशन एंड इनहेंस, इसको प्रोबेबिलिटी को इनहेंस कर रहा है, जो कि हम लोग क्या पढ़े थे, प्रोबेबिलिटी को कम कर रहा है, ये भी नहीं होगा। अब हमको पास दो ऑप्शन मिल गया, मेरे पास दो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब हमको इसको कैसे सोल्व करना है। देखिए ऑप्शन नंबर एक और आपको वर्ड ध्यान रखना है। ठीक है, ये तो हो गया कंफर्म है कि चाहे ये होगा चाहे ये होगा। और थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि ये क्या है, कि क्या पूछ रहा है कि द लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ ऑफ ए पीपीसी इज लेस, एकदम गलत। जब भी आपका पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट होगा उसका लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ एलवेज लेस नहीं होगा, मोर होगा। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, एलवेज क्या होता है, जब भी आपका लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ अगर पूछेगा, अगर पीपीसी के केस में, तो क्या होता है, एलवेज इंक्रीज करेगा। जैसे देखिए तो लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ, इसमें तो लेस बोल दिया तो ये नहीं होगा, तो जो आपका जो बच गया आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ ऑफ पीपीसी इज मोर एंड रिड्यूस द हीट ऑफ हाइड्रेशन, देखिए कम हुआ है, रिड्यूस द हीट ऑफ हाइड्रेशन, एकदम ट्रिक एकदम भयानक तरह से फिट कर गया। रिड्यूस द हीट ऑफ हाइड्रेशन एंड प्रोबेबिलिटी भी घट रहा है और आपका हीट ऑफ हाइड्रेशन भी घट रहा है। इट मीन्स कि दोनों घट रहा है, यो घट रहा है, यो घट रहा है, तो ऑप्शन नंबर मेरा सी ना होगा। बताइए, अगर ट्रिक अच्छा लगा हो तो जरूर आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड अपने फ्रेंड सर्कल को शेयर कर दें भाइयों। ठीक है, क्या कि ये सब ट्रिक बनाने में तो बहुत टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम सोचना पड़ता है, बहुत इधर उधर माइंड को खपाना पड़ता है कि किस रोड से हमको वर्ड भी आसान रहे और लोगों को याद भी हो जाए और मज़ा भी आ जाए। ठीक है, तो बनाने में तो हमको बहुत टाइम लग गया है। ठीक है, बट आप लोग को मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि जो मेरे पास टाइम लगा है, जो हम इसके पीछे, इस ट्री के पीछे हम जितना टाइम दिए हैं, आपको वो टाइम नहीं देना है। समझे, आपको वो टाइम नहीं देना है, बस आपको बना बनाया मिल गया हलवा, इसको थोड़ा सा एकदम सवारिए अच्छे से अपना नोट्स में। ठीक है, नोट्स में सवारिए और माइंड में रखिए, बस एग्जाम में आपका क्लियर है। समझ गए, एग्जाम क्लियर है, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर आपका गलती कभी नहीं होगा। अगर एडवांटेज में पूछ दे तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज पूछ देगा, एक सारी अक्सर अक्सर आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगर होता ही है, एसएससी आप एसएससी दे रहे हैं, चाहे आप बीटीएससी दीजिएगा, अगर सीमेंट से क्वेश्चन उठाएगा तो ये टॉपिक एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट पीपीसी। ठीक है, इसका थोड़ा बता दें कि इसका एक्सपेंशन कितना होता है, आप लोग ये सीमेंट कितना एक्सपेंड करता है बताइए तो। इसका एक्सपेंशन का वैल्यू कितना होता है, एक्सपेंशन 10 mm करता है, कितना, 10 mm। ठीक है, 10 mm, जो मैं आपको कल भी बताया था और आज भी मैं बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन में टाइम थोड़ा ज़्यादा दे दिए और यहो क्वेश्चन वैसे नहीं है, टाइम ही वाला, क्या करें, बताना पड़ेगा, मजबूरी है। सारा दोस्त और सारा भाइयों को जो मैं बोला हूँ मैं तो करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। बताइए, ए टेस्ट इज डन टू assess the quality of concrete by क्या है, अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी मेथड। बताइए इसका आप लोग वैल्यू आपको याद होगा ना, अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी मेथड का। एज पर IS 13 311 पार्ट नंबर 1, द पल्स वेलोसिटी बाई ए क्रॉस रबिंग obtained in a 4 किलोमीटर पर सेकेंड, देन द कंक्रीट क्वालिटी ग्रेडिंग इट्स बिलोंग टू। बताइए, आप लोग पढ़े होंगे पल्स वेलोसिटी का वैल्यू, पल्स वेलोसिटी कितना होता है जी सबसे ज़्यादा, बताइए, एबव 4। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, 3.5 से 4.
एबव 4, एबव 4 हो गया, ठीक है। हाँ, ये 4.5 हो गया, 3.5 से 4.5 हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, 3 से 3.5 हो गया, और ये आपका हो गया बिलो 3, बिलो 3, ठीक है। अब इसका देखिए वैल्यू, अरे यार ये तो अलगे फ्रॉड फ्रॉड चल रहा है यहाँ पर, थोड़ा लाइनवा सीधा कर देते हैं, ठीक है। ये देखिए आपका वो, अब हम वर्कबिलिटी लिखते हैं, वर्कबिलिटी है ना, ओ सॉरी, ये आपका क्या है जी, ये जो आपका है रिजल्ट है ना, क्वालिटी, कंक्रीट क्वालिटी, कंक्रीट क्वालिटी है ये, तो हम लोग लिखते हैं यहाँ कंक्रीट, कंक्रीट क्वालिटी, ठीक है। ये जो एबव 4 हो गया, क्या ये क्या होता है, एक्सीलेंट, कंक्रीट क्वालिटी एक्सीलेंट होगा। 3.5 से 4.5 क्या, गुड, क्या होगा, गुड होगा। 3 से 3.5 क्या होगा, पुअर, पुअर। इसके बाद जो ये होगा आपका क्या हो गया, डाउटफुल। समझ में आ गया। अब हमको देखना है कि ये मेरा वैल्यू क्या है, एबव 4 है, ठीक है। तो हमको क्या इसका आंसर होगा, उसे बताइए। 4 दिया ना, obtained 4, obtained 4 इट मीन्स एक्सीलेंट, obtained 4, 4 मेरा इसी लाइन में ये कर रहा है ना, लाई कर रहा है, किस में, आपका 3.5 से 4, ठीक है, इसी में लाई कर रहा है। तो मेरा जो आंसर होगा गुड होगा, ठीक है, क्या होगा, गुड होगा। समझ में आ गया। इसमें मैं एक और आपको मैं टेबल बताता हूँ, वो टेबल क्या है, वर्कबिलिटी स्लम का वैल्यू, स्लम्प वैल्यू, वो भी पूछता है एग्जाम में, ठीक है। यहाँ देखिए लेस देन, यहाँ आपका जो एक्सेलेंट का जो आपका स्लम वैल्यू है कितना होगा, 0 से 25 mm, ठीक है। गुड का कितना होगा, 25 से 50 mm, 25 से कितना, 50 mm। अब पुअर का कितना हो गया, आपका हो गया 50 mm, और जो डॉटफुल है इसका आपका 100 mm होता है, ठीक है। डॉट फुल कितना होता है, 100 mm होता है आपका। ये भी टेबल इंपॉर्टेंट है, ये भी टेबल इंपॉर्टेंट है, ये भी टेबल इंपॉर्टेंट है। एक और टेबल बता दे क्या, एक और बताए क्या, बोलिएगा। वो भी टेबल लिखने की जगह नहीं है, लेकिन क्या क्या करें आपको, वो क्या है, आपका ड्राइवन, जैसे आपका हो गया हैंड ड्राइवन हो गया, मशीन ड्राइवन हो गया, पावर ड्राइवन हो गया, वो भी पूछता है, वो भी एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। चलिए आप लोग इतना इतना कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा तो मैं उस भी टेबल को मैं मेंशन कर दूंगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, डी इज अ राइट आंसर। हाँ, बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, स्टेटमेंट दिया गया है, 2 का स्टेटमेंट है, बताइए। तो सबसे पहले हम लोग 2 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को कैसे कैसे सोल्व करना है, पहले उस स्टेटमेंट को हम लोग देखें जो हमको सेटिस्फैक्शन है, 110% हमको आता है, ठीक है। अगर जब नहीं आता है तो बातें जुदा है, हमारी सरकारी कंप्लीट है। देखिए जैसे हमको ये स्टेटमेंट हमको पता है, ये स्टेटमेंट के बारे में, ठीक है। स्टेटमेंट बी है, क्या है, द रिजल्टेंट पुल और थ्रस्ट ऑन ए ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ ए बीम अंडर, इन ए कौन सा केस है, इन ए केस ऑफ प्योर बेंडिंग की कंडीशन है, उसमें क्या होता है, 0 होता है, एकदम सही। अगर इन ए केस ऑफ प्योर बेंडिंग में अगर जो रिजल्टेंट होता है, वो रिजल्टेंट अगर लोगिट्यूडनल स्ट्रेस भी लोगिट्यूडनल डायरेक्शन में हो, पुल के कंडीशन में हो, ट्रांसवर्स कंडीशन में हो, ट्रांसवर्स सेक्शन हो, तो उसका जो बीम जो होता है एलवेज अंडर में, सॉरी, बीम जो होता है इन ए केस ऑफ प्योर कंडीशन में क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। क्या होता है, 0 होता है। जो कि हमको ये तो समझ में आ गया, ये पहला मतलब दूसरा सही है, दूसरा इसमें सही है। ये बोल रहा है का जी, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, बी इज फॉल्स, ये गलत हो गया। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, बी इज ट्रू, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, बी इज ट्रू, ये हो सकता है, ये हो सकता है। स्टेटमेंट बी ये नहीं होगा, मतलब ये हो सकता है चाहे ये हो सकता है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। देखिए क्या है कि फाइबर इन अ नेचुरल लेयर, फाइबर इन अ नेचुरल लेयर ऑफ ए बीम अंडर ए सिंपल बेंडिंग इज ऑलवेज स्ट्रेस। अच्छा पहले हमको ये बताइए कि मेरा ये एक बीम है, ठीक है, मेरा एक कोई एक बीम है, ठीक है, कोई बीम है, एक कोई एक बीम है, ठीक है, ये आपका न्यूट्रल एक्सिस हो गया, ठीक है। तो याद रखिएगा ये क्या बोल रहा है, बीम में देखिए
बीम है या फिर कॉलम है, क्रॉस सेक्शन एरिया तो सेम बनता है। तो बीम में एलवेज जो आपका फाइबर जो होता है, ये फाइबर बोल रहा है, फाइबर दोनों कंडीशन में, दोनों साइड होता है, दोनों साइड इट मीन्स टॉप और बॉटम, टॉप और बॉटम इट मीन्स ये टॉप में क्या होता है, कंप्रेशन हो गया, अब बॉटम में क्या टेंशन हो गया। मतलब जो फाइबर का जो ये फाइबर का कॉन्सेप्ट जो है वो दोनों सेक्शन में लाइक करता है, ठीक है। मतलब किसमें टेंशन में भी फाइबर जनरेट होता है और बॉटम में भी, मतलब कंप्रेशन में भी फाइबर जनरेट होता है, ठीक है। तो यहाँ जो बोल रहा है कि फाइबर इन ए नेचुरल लेयर ऑफ ए बीम अंडर सिंपल बेंडिंग इज एलवेज स्ट्रेस, एकदम गलत। फाइबर इन ए बीम इन ए नेचुरल कंडीशन, नेचुरल लेयर में जो आपका सिंपल बेंडिंग का जो होता है, सिंपल बेंडिंग इज एलवेज जीरो होता है, उस पर स्ट्रेस नहीं होता है, ठीक है। ये बोल रहा है ना, फाइबर फाइबर जो लेयर होता है एलवेज, याद रखिएगा, इन ए केस ऑफ सिंपल बेंडिंग में एलवेज जीरो होता है, ठीक है, कोई भी उस पर स्ट्रेस एक्ट नहीं करता है। यहाँ क्या बोल रहा है कि एलवेज एलवेज स्ट्रेस बोल रहा है, जो कि ये ऑप्शन मेरा गलत है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। तो जब ये पहला गलत हो गया तो हमको तो लग गया कि ये आंसर हुआ, हो गया, सी इज राइट आंसर, ठीक है, सी इज राइट आंसर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं, बताइए। एट द कुछ सॉरी एज द क्यूब साइज इंक्रीज द स्ट्रेंथ विल बी, क्यूब साइज अगर बढ़ेगा तो क्या स्ट्रेंथ का चीज होगा, घटेगा कि बढ़ेगा, सो बताइए। स्ट्रेंथ पूछ रहा है, वर्केबिलिटी नहीं पूछ रहा है। अगर आप वर्केबिलिटी पूछता तो अब तो मार देते हम खुशी खुशी इंक्रीज, खुशी खुशी आप इंक्रीज मार देते, लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है, यहाँ पूछ रहा है स्ट्रेंथ। क्यूब के केस में अगर क्यूबिकल एग्रीगेट है, देखिए थोड़ा सा बताइए देते हैं, क्यूबिकल एग्रीगेट, क्यूबिकल एग्रीगेट, ठीक है। अगर मेरा क्यूबिकल एग्रीगेट है तो उसमें जो मेरा स्ट्रेंथ और वर्केबिलिटी दो चीज़ होता है ना, एक स्ट्रेंथ वर्केबिलिटी हो गया, एक मेरा स्ट्रेंथ हो गया, ठीक है। क्यूबिकल एग्रीगेट के केस में, क्यूबिकल एग्रीगेट के केस में मेरा जो स्ट्रेंथ होता है क्या कम होता है, स्ट्रेंथ कम होता है, और में जो वर्केबिलिटी होता है ज़्यादा होता है। यही हम लोग लेते हैं एंगुलर एग्रीगेट, एंगुलर एग्रीगेट, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें आपका वर्केबिलिटी जो है, वर्केबिलिटी कम होगा और मेरा स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, ठीक है। ये टेबल को थोड़ा सा आप लोग अच्छा से रखें, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। यहाँ क्या बोल रहा है, क्यूब साइज इंक्रीज कर रहा है, क्यूबिकल एग्रीगेट का साइज इंक्रीज कर जा रहा है, ठीक है। तो उसमें जो क्या पूछ रहा है, स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ क्या घटेगा, इट मीन्स स्ट्रेंथ घटेगा, मतलब क्या, डिक्रीज, स्ट्रेंथ डिक्रीज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं, बताइए। द रोलर रेडियली सुटेड फॉर अ कोहेसिव सॉइल के लिए, बताइए, इजी क्वेश्चन है, गलती नहीं होना चाहिए, बताइए। कौन सा रोलर हम लोग यूज करते हैं कोहेसिव सॉइल के लिए, सी फुट रोलर, इसमें तो बताने की जरूरत नहीं है, बताने की जरूरत है। ये आपका हो गया कोहेसिव सॉइल के लिए, एलवेज कोहेसिव सॉइल, कोहेसिव सॉइल। ये आपका हो गया वाइब्रेटरी रोलर, एलवेज क्या, बताइए, वाइब्रेटरी रोलर हम लोग यूज करते हैं, एलवेज क्या, और स्मूथ भी रोलर हो गया, पेनेमेटिक रोलर हो गया, बताइए। स्मूथ भी रोलर एलवेज कोहेशनलेस सॉइल, मतलब ग्रेनुलर सॉइल, इट इज सुटेबल फॉर ग्रेनुलर सॉइल, ग्रेनुलर सॉइल, ठीक है। वाइब्रेटरी रोलर, पेनेमेटिक, स्मूथ भी रोलर हो गया, स्मूथ भी रोलर, ओ सॉरी, सुटेबल ग्रेनुलर सॉइल, इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं, सबग्रेड में, सब बेस और सबग्रेड में, इट इज यूज फॉर सबग्रेड, सब बेस सब लेयर, सब लेयर में हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। इसको स्मूथ भी रोलर को, वाइब्रेटरी रोलर, ग्रेनुलर सॉइल, ग्रेनुलर सॉइल कौन सा, ग्रेबल सैंड, ग्रेबल सैंड, ठीक है। पेनेमेटिक रोलर, इसको आप लोग बताएं, इसको आप लोग बताएं, ठीक है। चलिए इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ, इजी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन इसीलिए मैं इजी बोला। द रेशियो ऑफ अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ए अनडिस्ट्रीब्यूटेड सैंपल टू दैट द रिमोल्डेड सैंपल, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एलवेज सेंसिटिविटी, क्या, सेंसिटिविटी, ठीक है। इसका आप लोग थोड़ा वैल्यू बताए तो हमको, सेंसिटिविटी वाला कितना होता है, 0 से 1,
2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 और ग्रेटर देन 16। ये तो आप लोगों को पता है। अब चलिए थोड़ा इसका वैल्यू यहाँ पर जो क्या होता है, सेंसिटिविटी किस टाइप से वर्क करता है देखिए। ये आपका हो गया क्या, नॉर्मल हो गया, इनएक्टिव हो गया, नॉर्मल बोल सकते हैं, नॉर्मल हो गया। 2 से 4 क्या हो गया, नॉर्मल होता है यार। इस ये तो पहले हमको ये वाला आता है, ये क्या सेंसिटिविटी होता है, ठीक है। मतलब ये बता रहे हैं VI सेंसिटिविटी पूछेगा, उसका वैल्यू कितना होता है, तो 4 से 8 होता है, ठीक है। इसके बाद 8 से 16 क्या हो गया, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा सेंसिटिविटी, एक्स्ट्रा सेंसिटिविटी, ठीक है। और ये जो आपका हो गया क्या, क्विक, क्विक और स्टेबल सेंसिटिविटी। इसका याद नहीं आ रहा यार, ठीक है। चलिए इसका आंसर हम लोग समझ गए क्या होगा, सेंसिटिविटी हो गया, ठीक है। अब एक्टिविटी का बताया, थोड़ा एक्टिविटी का फॉर्मूला बताएं। ये क्या होता है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स डिवाइडेड बाय क्या, परसेंटेज ऑफ क्ले, क्ले लेस देन 2 माइक्रोन। यहाँ से ये भी पूछा गया है, ये भी अपने आप में एक आंसर है, ठीक है। यहाँ पर बोल दिया, एक हम देखे थे उसमें किसी में लिख दिया था ग्रेटर देन, ठीक है। अगर आपके पास आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो इस क्वेश्चन को आप ग्रेटर देन मार के आगे बढ़ जाइएगा, बोला अरे यार इजी क्वेश्चन था, सही तो कर ही दिए हैं। और यहाँ पर हो गया खेला, यहाँ तो अलगे धांधली चल रहा है, अलगे फ्रॉड चल रहा है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि एक्टिविटी ऑफ क्ले जो होता है, एक्टिविटी जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स डिवाइडेड बाई परसेंटेज ऑफ क्ले लेस देन 2 माइक्रोन, लेस देन 2 माइक्रोन, ठीक है। इसका थोड़ा वैल्यू देख लेते हैं हम लोग, कितना होता है जी, पॉइंट कितना, 0.75 इनएक्टिव, ठीक है। अब 0.75 से लेकर 1.4 क्या हो गया, इनएक्टिव, इसके बाद एक्टिव शायद है क्या, ओ 0.75 से 1.4 हो गया, कितना एक्टिव, हाँ एक्टिव होता है, एक्टिव सेंसिटिविटी, एक्टिव एक होता है ग्रेटर देन 1.4। अरे यार इसका क्या हो रहा है, इनएक्टिव एक्टिव, थोड़ा सा भूल जा रहा है, मतलब ये होता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा ध्यान माइंड में नहीं आ रहा है आपको, मैं बता देता, ठीक है। चलिए इसके आंसर क्या हुआ था, ऑप्शन नंबर बी है राइट आंसर, ठीक है। हाँ बताइए, जबरदस्त क्वेश्चन है, जबरदस्त मतलब इजी क्वेश्चन है, बताइए। क्या है, वीट वीट इज टू ग्रोन इन ए फील्ड हैविंग फील्ड कैपेसिटी कितना दिया गया, 30, परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट कितना है, 10%, इरिगेशन वाटर टू बी सप्लाई व्हेन द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द सॉइल इज 20%, द रूट जोन डेप्थ इज 1 मीटर, ड्राई यूनिट वेट कितना है 14 है, किलोमीटर पर मीटर क्यू है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर कितना है 10 न्यूटन पर मीटर क्यू है, पूछ रहा है न्यूटन नेट इरिगेशन रिक्वायर्ड, NIR क्या होता है इसका फॉर्मूला जी, बताइए क्या होता है, गामा डी बाई गामा डब्लू, फील्ड कैपेसिटी, हाँ फील्ड कैपेसिटी माइनस परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट इनटू क्या, उसके बाद क्या होता है यूनिट वेट इनटू गामा डी शायद, गामा डी ड्राई यूनिट वेट, ठीक है। चलिए देखते हैं गामा डी कितना दिया गया जी, गामा डी कितना देखे तो, गामा डी कितना है, गामा डी ड्राई यूनिट वेट कितना दिया है, ड्राई यूनिट वेट 14, कितना है 14, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर 14/10, यूनिट वेट 10 है, ठीक है। फील्ड कैपेसिटी कितना है 30 माइनस 10, ठीक है, इंटू क्या होगा बताइए, 30 माइनस 10 इजकल टू, उसके बाद गामा डब्लू कितना है जी देखिए तो, ड्राई यूनिट वेट, सॉरी ड्राई यूनिट वेट कितना है, ड्राई यूनिट वेट 14, 1.4, 1.4 इंटू 1 क्या हो गया, रूट जोन 1, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए, कितना आएगा, 14/10 गुना 20 गुना
1.4। देखिए तो जी, ये 1 0 से 1 0 कट गया, कितना हो गया? 14 दिन 28 और 14, अभी 14 14 कितना हो गया? 196 दूनी 196 गुना, इसको सॉल्व कीजिए ना, जो आपका सॉल्व कीजिएगा आपका आंसर आ जाएगा। आंसर इसका क्या है? 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। 14 सेंटीमीटर वाटर है आंसर, ठीक है। आंसर क्या है? 14। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, जो आपका आएगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बताइए, फुल रिजर्वायर लेवल इज अ, फुल रिजर्वायर लेवल इज अ, बताइए क्या होगा? द मैक्सिमम एलिवेशन टू विच रिजर्वायर वाटर सप्लाई विल बी राइज ड्यूरिंग नॉर्मल ऑपरेशन कंडीशन, एकदम सही। द मैक्सिमम क्या है? द मैक्सिमम लेवल टू विच रिजर्वायर वाटर विल राइज ड्यूरिंग रोस्ट डिजाइन फ्लड, एकदम गलत है, ये नहीं होगा। द नॉर्मल ऑपरेशन लेवल इज, द नॉर्मल ऑपरेटिंग लेवल इज रिजर्वायर, एकदम सही। मतलब ऑप्शन नंबर ए और सी इज राइट आंसर, ठीक है। ए एंड सी इज राइट आंसर। बताइए, द लाइन इन ए डैम सेक्शन इन विद इन अ डैम सेक्शन बिलो विच देयर आर अ पॉजिटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर विद इन अ डैम, बताइए उस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? इसमें लोग क्या मारेंगे पता है? फ्रेटिक लाइन मारेंगे। 60% लोग फ्रेटिक लाइन मारेंगे, 40% लोग ऑल ऑफ द एबव मारेंगे, ठीक है। तो ये जो होता है, क्या बोल रहा था? लाइन इन ए डैम सेक्शन, ठीक है। लोग ये तो सही मार रहे हैं, फ्रेटिक लाइन मार रहे हैं, लेकिन उसको ये भी नहीं पता है कि फ्रेटिक लाइन को भी हम लोग सीपेज लाइन बोलते हैं, सेचुरेशन लाइन भी बोलते हैं। तो ऑल ऑफ द ऑप्शन आर करेक्ट, मतलब डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। एक थोड़ा सा और हमको ये बताइए कि सी, सॉरी, फ्रेटिक लाइन का फिगर कैसा रहता है? मतलब इसका जो शेप बनता है किस टाइप से बनता है? शेप फ्रेटिक लाइन का पाराबोला बनता है। एक मिनट, हमको एक और बताइए आप, कि जहां से जो मान के चलिए कि मेरा एक फ्रेटिक लाइन है, ठीक है। मतलब एग्जांपल लिए हैं यार, ऐसे नहीं समझना, एग्जांपल है। फ्रेटिक लाइन है, इसके बिलो और इसके एभव सॉइल का कंडीशन कैसा होता है? पढ़े होंगे ना आप लोग, जरूर पढ़े हैं। जब फ्रेटिक लाइन पढ़े हैं तो यहाँ तक नहीं पढ़ेंगे, हो ही नहीं सकता है। ये मेरा फ्रेटिक लाइन है, ठीक है। फ्रेटिक लाइन के एभव और बिलो सॉइल कैसा होता है? अंडर सेचुरेटेड, फुल्ली सेचुरेटेड। अगर हम मान के चलिए कि हम आपसे ये पूछ रहा हूँ कि इसका जो फ्रेटिक लाइन है, इसके एभव कैसा होता है? एभव जो होता है अनसेचुरेटेड होता है, अनसेचुरेटेड सॉइल। सॉइल का कंडीशन कैसा होता है? अनसेचुरेटेड सॉइल होता है, ठीक है। और आपका जो इसका बिलो होता है, क्या होता है? फुल्ली सेचुरेटेड, ठीक है। ये क्या हो गया? अनसेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड। यहाँ क्या था? फुल्ली सेचुरेटेड, फुल्ली सेचुरेटेड। ये क्या आपका फ्रेटिक लाइन है, फ्रेटिक लाइन। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बताया, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बताइए, द टोटल एरिया विच कैन बी इकोनॉमिकली इरिगेटेड फ्रॉम ए इरिगेशन सिस्टम विदाउट एनी कंसिडरेशन ऑफ लिमिटेशन ऑफ ए क्वांटिटी ऑफ ए वाटर अवेलेबल इज नोन एज ग्रॉस कमांड एरिया। क्या? ग्रॉस कमांड एरिया, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व लाइन, विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व लाइन रिप्रेजेंट द टोटल प्रोजेक्ट कोस्ट वेरियस टाइम इन द बेस्ट वे। उस वो जो कर्व लाइन होता है किस टाइप का कर्व लाइन होता है? तो एलवे जो एस कर्व लाइन होता है। आप लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोलॉजी में पढ़े होंगे, कैसा कर्व होता है? एस कर्व होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द एनुअल practice annual periodic payment made from a repayment made for a repayment of a capital invested। बताइए उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एन्युटी बोलते हैं। एन्युटी मतलब समझ रहे हैं? एन्युटी क्या होता है? जब कोई भी एक अमाउंट को, जब मतलब कोई भी अमाउंट को हम लोग ईयरली या फिर मंथली भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मंथली या फिर ईयरली, आप लोग जब किसी एक कहीं भी हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं ईयरली चाहे मंथली, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एन्युटी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? इन्वेटी बोलते हैं। एन्युटी कितने प्रकार का होता है? मेनली ये 4 प्रकार का होता है। पहला क्या होता है? एन्युटी ड्यू होता है। देखिए टैब लिख देते हैं, एन्युटी ड्यू।
एन्युटी ड्यू हो गया, दूसरा हो गया डिफर्ड, डिफर्ड एन्युटी, इसका डेफिनेशन ही बता देंगे, टेंशन नहीं लीजिए। तीसरा क्या होता है परपेचुअल, परपेचुअल एन्युटी, ठीक है। चौथा क्या होता है एन्युटी सर्टेन, ठीक है, ये हो गया। अब एन्युटी ड्यू क्या है, एन्युटी ड्यू एक ऐसा हम लोग सेम सेम कंसेप्ट है कि जब कोई भी अमाउंट को हम लोग, जब कोई भी पेमेंट, जब हम लोग कोई भी अमाउंट को किसी सर्टेन पीरियड तक, ठीक है, किसी सर्टेन पीरियड तक, मतलब शुरुआत से ही, आज से लेकर हम लोग मान के चल रहे हैं कि एक सर्टेन पीरियड तक जो कि मेरा पीरियड डिफाइन है, ठीक है, कि हमको 5 साल तक पैसा देना है, उससे हम लोग क्या बोलते हैं एन्युटी ड्यू बोलते हैं। इसमें पीरियड डिफाइन है कि शुरुआत से लेकर अगर अभी चल रहा है 2026 से लेकर हम 2030 तक पैसा वहाँ जमा करेंगे, उसे मतलब क्या बोलते हैं एन्युटी ड्यू बोलते हैं, ठीक है। एक आता है डिफर्ड एन्युटी, डिफर्ड एन्युटी, डिफर्ड एन्युटी क्या होता है, डिफर्ड एन्युटी कोई भी अमाउंट को हम लोग जमा कर रहे हैं, लेकिन इसका कोई डिफिनिट नहीं है, उस कंटिन्यूस देते रहेंगे हम लोग, कंटिन्यूस दे रहे हैं दे रहे हैं दे रहे हैं दे रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है, दे रहे हैं मतलब कंटिन्यूस हम लोग दे रहे हैं, उसका कोई मतलब लिमिट टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं डिफर्ड एन्युटी बोलते हैं, ठीक है। अब परपेचुअल एन्युटी क्या होता है, कुछ साल के लिए, कुछ साल के लिए हम लोग पेमेंट देंगे, सम ईयर के लिए, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आप लोग ये पढ़े होंगे इसलिए मैं लिखाया नहीं, आप लोग पढ़े होंगे इसको। बताइए, फिलिंग वर्क इन ए ट्रेंच shall be carried out in a layer of a thickness not exceed IS कोड, IS कोड 1200 के अकॉर्डिंग आपको बोला गया है कि जो आपका फिलिंग ट्रेंच होगा, फिलिंग वर्क ट्रेंच 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 लेयर नॉट एक्सीड, ट्रेंच लेयर थिकनेस नॉट एक्सीड, नॉट एक्सीड कितना 200 mm, 200 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये आपका IS कोडल वैल्यू है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ठीक है। हाँ बताइए, गलती तो नहीं होना चाहिए भाई, इजी क्वेश्चन है, फुल टॉस है, चलिए मारिए। हमको क्या याद है पता है, हम जानते हैं, हमको वही याद है पीजे मीटर क्या होता है, सॉरी पीटो ट्यूब क्या होता है, ये वेलोसिटी मीटर करता है, ठीक है, हमको एक याद है। हम देखते हैं भाई क्या होता है, वेलोसिटी कहाँ है जी, ये वाला है, मतलब 3 का बी कहाँ करना, देखिए तो 3 का बी एक ही गुम है, अरे भाई एकदम गोल्डन, सीधे मार के आगे बढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम टना टन है एकदम, ठीक है, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हेन अ प्लेट इज इमर्ज इन लिक्विड, मान के चलिए कि मेरा यहाँ ये मेरा वाटर लेवल है, अब मेरा कोई एक प्लेट है, ठीक है, इस टाइप से ये कोई प्लेट है, ठीक है, ये कोई प्लेट है जो कि पानी में समर्ज है, ठीक है, पानी में समर्ज है, क्या बोल रहा है इमर्ज इन लिक्विड, ठीक है। और क्या बोल रहा है कि इट विल बी सब्जेक्टेड टू ए प्रेशर दैट इफ अ सेम प्लेट इज इमर्ज इन परपेंडिकुलर टू ए, नहीं फिर से पढ़ते हैं, व्हेन ए प्लेट इज इमर्ज इन ए लिक्विड पैरेलल टू द फ्लो, अच्छा ठीक है, मेरा इधर से पानी बह रहा है, पानी फ्लो कर रहा है, ठीक है, और इसी डायरेक्शन में मेरा ये प्लेट को इसी के पैरेलल, पानी के पैरेलल रखा गया है। अच्छा ये बताइए कि जब भी किसी पानी के पैरेलल, जब पानी के पैरेलल अगर पानी मेरा इस डायरेक्शन में बह रहा है तो प्लेटो यही डायरेक्शन में रखा है, समझ है, प्लेटो यही डायरेक्शन में रखा है, इट मीन्स कि इसका सरफेस एरिया कम आ रहा है, समझ रहे हैं ना। जब प्लेट इसी डायरेक्शन में रखा हुआ है और पानी भी इसी डायरेक्शन में बह रहा है, इट मीन्स क्या हम लोग समझ रहे हैं, हम लोग यही समझ रहे हैं कि उस प्लेट पर जो प्रेशर कम क्रिएट होगा, कैसे प्रेशर कम क्रिएट होगा, प्रेशर इसलिए कम क्रिएट होगा क्योंकि उसका सरफेस एरिया है वाटर के प्रेशर से बहुत, वाटर का जो प्रेशर उसमें अप्लाई हो रहा है बहुत कम सरफेस एरिया पर लग रहा है, जिसके कारण जो वहाँ पर प्रेशर है बहुत कम जनरेट होगा, ठीक है, समझ में आ गया। देखिए अगर पानी यहाँ से बह रहा है ना, पानी अगर बह रहा है जैसे, तो ये जो इसका जो सरफेस एरिया है, इसका सरफेस एरिया बहुत कम है ना, है, अगर यही प्लेट अगर कसो खड़ा रहता ना तो सरफेस एरिया, अरे भाई इतना इतना ये पूरा आता, ये जो मेरा प्लेट बना है ये पूरा सरफेस एरिया आता, ठीक है, तो मतलब ज़्यादा आता, तो वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा क्रिएट होता, समझ में आ रहा है ना, ये तो आप लोग इजी जानते होंगे।
तो यही बोल रहा है कि व्हेन अ प्लेट इमर्ज इन ए लिक्विड पैरेलल टू द फ्लो इट विल बी सब्जेक्टेड टू ए प्रेशर, लेस प्रेशर। ठीक है, अगर यही यहाँ क्या बोल रहा है कि इफ द सेम प्लेट इमर्ज इन ए परपेंडिकुलर, अगर परपेंडिकुलर आता तो उसमें मोर देन प्रेशर आता, प्रेशर ज़्यादा रहता। ठीक है, बस वही कंडीशन है, लेकिन हमको यहीं तक पूछा था कि अगर मेरा प्लेट पैरेलल है तो उस कंडीशन में जो प्रेशर होगा कितना होगा, तो प्रेशर ऑलवेज लेस देन होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। चलिए, हाँ हाँ, बताइए, इजी क्वेश्चन है। क्या है, कंसीडर फुल फ्लो अकरिंग थ्रू ए सर्कुलर पाइप। ठीक है, सर्कुलर पाइप सिस्टम दिया गया है, पूछ रहा है क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालना है। किसका, इन ए ब्रांच पाइप, मतलब ये वाला जो दिख रहा है ना, ये आर है, ये आर मतलब इस पाइप का वेलोसिटी निकालना है। कैसे निकलेगा, कंटिन्यूटी क्वेश्चन लगाइए। A1 V1 इजकल टू A2 V2 प्लस A3 V3। हमको इसका निकालना है, इसका जोड़ेंगे तभी ना इसमें आएगा जी। आए, ये दोनों का जोड़ेंगे। अब A1 फर्स्ट एरिया कितना है, डायमीटर दिया 4 दिया हुआ है। ठीक है, चलिए लिखते हैं हम लोग। A1 कितना है, A1 कितना है, A2 कितना है, A3 कितना है। ठीक है, इसी तरह हम लोग लिखेंगे V1 कितना है, V2 कितना है और V3 कितना है। ठीक है, देखिए V3 देखिए तो V1 कितना है, V1 V1 मेरा, हम बोलते हैं कि V1 7 है, 7 है, ये 7 मीटर पर सेकेंड। V2 कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, V3 हमको निकालना है। ठीक है, इसी तरह देखिए एरिया A1 कितना है जी, डाया दिया, डाया कितना है, डाया इसका 4 मीटर। A2 कितना है, A1 हो गया ये, A2 तो नहीं दे लो हो, ओ अच्छा सेम है ना, सेम है तो इसका भी एरिया तो कंटिन्यूटी सेम, कंटिन्यूटी कांस्टेंट रहता है। ठीक है, कंटिन्यूटी क्वेश्चन से तभी इसका भी 4 हो गया। ठीक है, A3 कितना दिया है, 2 दिया है, 2 मीटर दिया है। ठीक है, चलिए हम लोग इस फार्मूला में बैठाते हैं वैल्यू को। ठीक है, A1 कितना है जी, A1 मेरा 4 है, और इसको हम लोग इसको निकालना पड़ेगा थोड़ा, पाई/4 डी स्क्वायर कीजिए, पाई/4 इंटू 4 का स्क्वायर, कितना आएगा वैल्यू कीजिए। अगर पाई को हम लोग चेंज करेंगे कितना आता है, 0.785। ठीक है, पाई/4 को। ठीक है, इसके बाद डी स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, 4 का स्क्वायर। ये मेरा क्या हो गया, ये एरिया हो गया। वेलोसिटी कितना है इसका, वेलोसिटी मेरा कितना है, A1 का 7 है, ये 7 हो गया, इजकल टू A2 कितना है, फिर हम लोग वही लिखेंगे। ये आपका ये जो वैल्यू है किसका है, पाई/4 का वैल्यू है। ठीक है, तो हम लोग लिखे 0.785। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, A2 हो गया, फिर मेरा V2 कितना है जी, V2 5 हो गया। ठीक है, प्लस A3 कितना है, वही लिखेंगे 0.785 इंटू A3 कितना है जी, सॉरी V3 कितना है, 3 है, 3 का कितना, हमको यही निकालना है, ये हमको V3 निकालना है। ठीक है, इसको निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे बताइए, इसको सॉल्व करके यहाँ लिखिए और इसको सॉल्व करके यहाँ लिखिए, जो कि आएगा आपका V3 की टर्म में। ठीक है, इजकल टू आएगा, उसके बाद ये जो हमको V3 निकालना है। ठीक है, तो ये आपको ये लेके आ जाएंगे नीचे, हम यहाँ लेके आ जाएंगे, ये वाला वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर, बस निकाल दीजिए V3। समझ में आ गया कि नहीं आया, ऐसा बताइए। इसमें कुछ करना नहीं, बस इसको ये जो इक्वेशन है, कुछ करना थोड़ी, इक्वेशनों नहीं है, खाली V3 निकालना है तो ऑटोमेटिक निकल जाएगा जी। ठीक है, इसका आंसर आपका कितना आएगा, 8 आएगा। ठीक है, 8 मीटर, मीटर की पर सेकेंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। आपको मैं आंसर बता दिया, बस आप थोड़ा कैलकुलेशन कर लीजिए, आंसर आपका आ गया है। ठीक है, हाँ अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन जबरदस्त है। बताइए क्या पूछ रहा है, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द कोफिशिएंट ऑफ ए डायनेमिक विस्कोसिटी एंड ए टेम्परेचर का रिलेशन आपको पता होना चाहिए। और इसमें क्या पूछ रहा है, इनकरेक्ट, यही तो दिक्कत है, इनकरेक्ट पूछ रहा है, ध्यान देना पड़ेगा। क्या पूछ रहा है, इनकरेक्ट, करेक्ट नहीं, इनकरेक्ट पूछ रहा है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग रिलेशन जानेंगे। क्या रिलेशन किसका, विस्कोसिटी का, विस्कोसिटी एंड टेम्परेचर का। ठीक है, टेम्परेचर का। ठीक है, हम लोग रिलेशन आज आप लोग को ऐसा रिलेशन बता देंगे कि आपको दिमाग में छप जाएगा आज। ठीक है, किसके कंडीशन में, फॉर अ लिक्विड, लिक्विड मतलब वाटर। ठीक है, अच्छा पहले हमको आप ये बताएं विस्कोसिटी क्या होता है।
विस्कोसिटी अगर हम लोग पूछेंगे विस्कोसिटी की डिफिनेशन की, तो विस्कोसिटी मेजर रेसिस्टेंस टू फ्लो ऑफ वाटर। अगर अगर कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है तो उसको क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा। ठीक है, कि रेजिस्ट मतलब उसको रोकेगा, फ्लो फ्लो होने से रोकेगा, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी बोलते हैं। ये तो आपको पता है। ठीक है, अब देखिए अगर हम लोग टेम्परेचर, अगर हम लोग किसका कंडीशन है, वो लिक्विड का कंडीशन। ठीक है, अगर हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, थोड़ा समझिएगा ध्यान से, अगर हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, तो लिक्विड क्या होगा, लिक्विड क्या होगा बताइए। लिक्विड का जो पार्टिकल है, लिक्विड का जो मोलिक्यूल है, इसका जो मोलिक्यूल है बहुत फास्ट मूव करेगा, फास्ट मूव करेगा ना। जैसे हम लोग कोई लिक्विड लिए और उसको हम लोग टेम्परेचर बढ़ा दिए, टेम्परेचर बढ़ा दिए तो सब एकदम जितना भी मोलिक्यूल हुआ है एकदम इधर से उधर बहुत फास्ट मूव करेगा। ठीक है, फास्ट मूव कर रहा है ना। तो ये जो हो रहा है कि जैसे ही फास्ट मूव करेगा तो इसके बीच में जो आपका इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है वो क्या हो जाए, कमजोर हो जाता है। जैसे ये फास्ट मूव करेगा ना तो इसका जो बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है, मोलिकुलर फोर्स क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। ठीक है, अगर इसका इंटरमोलिकुलर फोर्स कमजोर हो जाएगा जिसके कारण इसका रेसिस्टेंस, इसका इस मतलब लिक्विड का रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, रेसिस्टेंस डिक्रीज कर जाएगा। ये तो आप लोग जान रहे हैं, समझ रहे हैं कि नहीं। अगर कोई लिक्विड है उसका टेम्परेचर हम बढ़ा दिए, टेम्परेचर बढ़ा दिए उसको, तो उसमें जो पानी में जो हाइड्रोजन का जो मोलिक्यूल है वो तो बहुत फास्ट मूव करेगा। ठीक है, फास्ट मूव करेगा, फास्ट मूव करते करते उसके बीच में भी जो उसका जो इंटरमोलिकुलर, जैसे भी कोई भी मोलिक्यूल है वो तो एक दूसरे से जो कनेक्ट रहता है इंटरमोलिकुलर फोर्स के थ्रू रहता है। अगर जब वो टेम्परेचर बढ़ाने के बाद उसका क्या होता है, मोलिकुलर जब फास्ट मूव करता है तो जिसके कारण उसका जो मोलिकुलर मतलब क्या बोलते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज जो है वो कमज़ोर पड़ जाएगा। जब इंटरमोलिकुलर फोर्स जब कमज़ोर पड़ जाएगा तो वहाँ पर क्या होगा कि जो मेरा रेसिस्टेंस होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और उसका जो जिसके कारण रेसिस्टेंस जब डिक्रीज हो गया इट मीन्स विस्कोसिटी डिक्रीज। समझ में आया। इसी तरह आपका क्या हो जाएगा, विस्कोसिटी हो जाएगा, क्या विस्कोसिटी डिक्रीज कर जाएगा, विस्कोसिटी डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, और टेम्परेचर क्या हम लोग शुरू में क्या किए हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो विस्कोसिटी घटेगा। कौन से केस में, लिक्विड के केस में। कौन से केस में, लिक्विड के केस में। फिर हम लोग आपको गैसियस के केस में बताएंगे। ठीक है, ये समझ में आया कि नहीं, इससे बताइए। अगर आपको सही लगा होगा, अच्छा लगा होगा तो चैनल को आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। ठीक है दोस्तों, देखिए ये मेरा हो गया। पहले हम लोग ये दोनों कंडीशन हम लोग जान लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन तो जब हम लोग ये जब जान जाएंगे तो क्वेश्चन तो इजीली हम लोग सॉल्व कर देंगे। ठीक है, देखिए फर्स्ट ये आप लोगों को हो गया, ये कौन से केस में, लिक्विड के केस में। अब हम लोग आते हैं गैसियस के केस में। ठीक है, गैस फॉर गैस मतलब एयर। ठीक है, गैस मतलब एयर, एयर ही ना है जी। बताइए अगर हम लोग क्या करेंगे, गैस है, ठीक है, अगर हम लोग गैस में, अगर गैस में, ठीक है, कोई गैस है, अगर गैस का टेम्परेचर हम लोग बढ़ा रहे हैं, ठीक है, आप लोग देखोगे कि अगर कोई गैस है, अगर छोटा सिलेंडर में हम लोग अगर उसका टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है, ठीक है, अगर टेम्परेचर हम लोग बढ़ा रहे हैं, अगर हम यहाँ लिखते हैं स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है, अगर टेम्परेचर हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, तो जो क्या होगा, जितने भी गैस में जितने भी पार्टिकल हैं, जितने भी पार्टिकल्स हैं वो बहुत फास्ट मूव करेगा, फास्ट मूव करेगा। ये तो आप लोग जान रहे हैं, यहाँ से आप लोग समझ गए होंगे ये लिक्विड वाला कंसेप्ट से, कि जैसे ही हम लोग किसी चीज़ में नहीं, अगर लिक्विड में या फिर गैसीय कंडीशन में अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो क्या होता है, टेम्परेचर हम लोग बढ़ा रहे हैं तो क्या होता है, उसका जो मोलिक्यूल है बहुत फास्ट मूव करता है। ये आप लोग जान रहे हैं, तो बस वही कंडीशन यहाँ भी हो गया। जैसे ही हम लोग टेम्परेचर बढ़ा दिए, इसका मोलिक्यूल बहुत फास्ट मूव करेगा, मोलिक्यूल फास्ट मूव करेगा। जैसे ही गैस है ना, गैस में क्या होता है, जैसे ही मोलिक्यूल बहुत फास्ट मूव करेगा तो क्या होगा कि इसमें जो इसका कोलाइडल है क्या करेगा, देखिए थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। क्या होता है कि जैसे ही ये मोलिक्यूल बहुत फास्ट मूव कर रहा है जिसके कारण जो ये जितने भी मोलिक्यूल है कोलाइड हो जाएंगे, एक दूसरे से मिल जाएंगे। ठीक है, एक दूसरे से क्या करेंगे, मिल जाएंगे, क्योंकि इसमें गैसियस मोलिक्यूल है, एक दूसरे से मिल गए। ठीक है, इसका जब फ्रीक्वेंसी बढ़ गया है तो बहुत तेज घूमेगा,
बहुत तेज घूमेगा, एक दूसरे से टकराएगा, तो इसके मीन्स कि उसमें जो कोलाइडल जो एक दूसरे से कोलाइड मतलब क्या होता है, घुल जाना, पूरा तेजी से वो घुल जाना, एक दूसरे में वो घुल जाएगा, ठीक है। तो क्या हो रहा है, फास्टर मूव कोलाइडल एंड, यहाँ लिखते हैं कोलाइडल कोलाइड कोलाइड मोर फ्रिक्वेंटली, मतलब बहुत तेजी तेजी से कोलाइड हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है, बहुत तेजी तेजी से कोलाइड मिल रहा है, ठीक है। जिसके कारण जैसे जैसे वो जैसे बहुत तेज मिलेगा, तो इसमें क्या होगा, इसके बीच में मेरा फिर यहाँ पर क्या जनरेट होगा, यहाँ मोमेंटम जनरेट होगा, ठीक है। गैस की कंडीशन है, इसमें क्या होगा, मोमेंटम ट्रांसफर होगा एक दूसरे के बीच में। जैसे ही यहाँ पर जो भी पार्टिकल्स है जो एक दूसरे से कोलाइड हो रहे हैं, उसका क्या हो रहा है, मोमेंटम एक दूसरे में ट्रांसफर हो रहा है, क्या, मोमेंटम ट्रांसफर, मोमेंटम ट्रांसफर, ठीक है। जैसे ही मोमेंटम ट्रांसफर हो रहा है, इट मीन्स क्या, मोमेंटम ट्रांसफर इंक्रीज हो रहा है। जैसे ही मोमेंटम ट्रांसफर हो रहा है, आप लोग समझ गए कि मोमेंटम ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। जब मोमेंटम एक दूसरे पार्टिकल में ट्रांसफर हो रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि जब मोमेंटम ट्रांसफर हो रहा है, इट मीन्स कि जो यहाँ पर रेसिस्टेंस होगा वो भी इंक्रीज करेगा, रेसिस्टेंस इंक्रीज करेगा। जब रेसिस्टेंस हम लोग यहाँ क्या पढ़े कि रेसिस्टेंस डिक्रीज किया तो विस्कोसिटी घट गया। जब यहाँ पर क्या हुआ कि रेसिस्टेंस जब इंक्रीज किया, इट मीन्स की विस्कोसिटी इंक्रीज कर गया, विस्कोसिटी इंक्रीज कर गया, समझ में आ गया। और टेम्परेचर इंक्रीज कर गया, बस यही तो कंडीशन है यार, और कुछ थोड़ी है। समझ में आया कि नहीं से बताइए, पहले एकदम मस्त क्रिस्टल क्लियर हो गया, दिमाग में छप गया होगा। अब हम लोग जाते हैं स्टेटमेंट में, ठीक है। हमको क्या बोल रहा है कि इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा गलत है, चलिए हम लोग देखते हैं। फॉर ए वाटर, ठीक है, वाटर यहाँ है, ठीक है। वाटर में क्या बोल रहा है कि क्या फर्स्ट में क्या है, विस्कोसिटी डिक्रीज, टेम्परेचर इंक्रीज, एकदम ये सही है, ठीक है। देखते हैं, सही है, इट मीन्स कि ये क्या बोल रहा है, इनकरेक्ट है, लेकिन ये दोनों नहीं होगा। ये दोनों मेरा सही है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इनकरेक्ट है, इट मीन्स ये दोनों नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा क्या है कि फॉर ए वाटर, ठीक है, इंक्रीज, फॉर ए वाटर, अच्छा, वाटर इंक्रीज व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज, फॉर ए वाटर इंक्रीज व्हेन क्या, टेम्परेचर इंक्रीज, एकदम गलत। टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, लेकिन वाटर इंक्रीज थोड़ी कर रहा है, ठीक है, ये गलत हो गया। फिर देखते हैं सी, फॉर एयर में क्या हो रहा है कि डिक्रीज, फॉर एयर में डिक्रीज हो रहा है व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज, फॉर एयर में डिक्रीज फॉर टेम्परेचर इंक्रीज, इसमें तो दोनों इंक्रीज हो रहा है ना, विस्कोसिटी भी इंक्रीज कर रहा है, टेम्परेचर भी इंक्रीज कर रहा है। यहाँ क्या हो रहा है कि एक डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, जो कि मीन्स ये भी नहीं होगा, ठीक है। फॉर एयर में देखते हैं कि विस्कोसिटी इंक्रीज, एयर में विस्कोसिटी इंक्रीज देन टेम्परेचर इंक्रीज, एकदम ये सही है, मतलब ये होगा, मतलब ये सही है, लेकिन हमको क्या पूछ रहा है, इनकरेक्ट पूछ रहा है। इट मीन्स कि बी और सी, ऑप्शन नंबर बी और सी इज अ राइट आंसर, बी और सी इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्तों। समझ में आया कि नहीं आया, सो बताइए पहले, इतना विस्तार से बताएं, समझ में जरूर आया होगा, ठीक है, एक एक वर्ड को। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बताइए, व्हाट इज द मैक्सिमम रूलिंग ग्रेडियंट परमिटेड इन इंडियन रेलवे इन प्लेन्स। बताइए, इंडियन रेलवे के लिए मैक्सिमम रूलिंग ग्रेडियंट कितना होता है, 1/150, 1/150, ये ज़्यादा होता है, कितना होता है, 1/150 से, बताइए 1/150 से कितना होता है, ये 1/150 से कितना होता है, 1/200, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। बताइए, व्हाट इज द क्रॉसिंग नंबर अडॉप्ट बाय इंडियन रेलवे फॉर हाई स्पीड, ठीक है। हाई स्पीड के केस में इंडियन रेलवे का क्रॉसिंग नंबर कितना होता है, पूछ रहा है, आपको याद रखना पड़ेगा थोड़ा सा, मतलब क्वेश्चन भी अच्छा है, ऐसा नहीं कि नहीं पूछेगा, जरूर पूछेगा ऐसा क्वेश्चन। कितना होता है, 1/16, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ठीक है दोस्त। बताइए, इफ 25 ml ऑफ ऑर्डर वाटर with sample required for a 175 ml of a distilled water to produce a 200 ml of order free water, then the what is the threshold order number, TON कैसे निकलेगा जी, A + B डिवाइडेड बाई A,
ए मेरा क्या है, ऑर्डर वाटर, बी क्या है, ऑर्डर फ्री वाटर। तो चलिए हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। ऑर्डर वाटर कितना है जी, 25 ml। ऑर्डर फ्री वाटर कितना है, 175 ml, डिवाइडेड बाई ए कितना है, 25। 125 75 कितना हो गया, ये आपका 200 डिवाइडेड बाई 25 कितना होगा इसका आंसर, 25 अठे 200। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, ये सब क्वेश्चन में टाइम नहीं देना है, तुरंत मार के आगे बढ़ना है। व्हाट इज द मिनिमम रेसिडुअल क्लोरीन डिजायर आफ्टर अ क्लोरीनेशन प्रोसेस इज नोन एज 0.2 ppm। कितना, एलवेज क्लोरीनेशन प्रोसेस में जो मेरा मिनिमम जो रेसिडुअल क्लोरीन बचता है, कितना बचता है, 0.2 ppm। ठीक है, 0.2 ppm। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। बताइए, among which of the following वाटर सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम विच इज ओनली रेफर्ड एंड, क्या बोल रहा है, रेटिकुलर सिस्टम, रेटिकुलेशन सिस्टम इनमें से किसको बोलते हैं, गिड एरन सिस्टम को क्या बोलते हैं, डेड इन सिस्टम को क्या बोलते हैं, ट्री सिस्टम बोलते हैं, ट्री सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, ग्रिड आयरन सिस्टम को हम लोग बोलते हैं रेटिकुलेशन सिस्टम, RETICULATION, रेटिकुलेशन सिस्टम। ठीक है, इसी को बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है, बताइए, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कैम्बर फॉर अर्थन रोड के लिए, याद किए थे ना, हाई लो, पहला क्या था, थिक बिटुमिनस, थिक बिटुमिनस होता है ना, फर्स्ट में क्या होता है, पहला थिक बिटुमिनस, उसका कितना होता है वैल्यू, हाई रेनफॉल और लो रेनफॉल में, हाई रेनफॉल में कितना होता है, 2 होता है, 2%, उसके बाद 1.7%। फिर आइए थिन बिटुमिनस, कितना होता है, 2 से कितना हो गया, 2.5, और 1.7 से 2। ठीक है, ये किसका हो गया, थिन बिटुमिनस। इसके बाद क्या हो गया, वाटर बोर्ड मर्काटम, वाटर बोर्ड मर्काटम में कितना हो गया, 2 से 2.5, और इधर कितना था, 2 से 2.5। अरे यार भूल गया क्या था, थोड़ा लिख ही लेते हैं यार, उतना हैवी और यहाँ लो। ठीक है, यहाँ का हो गया थिक बिटुमिनस कंक्रीट। ठीक है, इसमें कितना होता है, 2%, यहाँ का हो गया, कितना हो गया, 1.7%। यहाँ पर इसके बाद क्या हो गया, थिन बिटुमिनस कंक्रीट, थिक थिन है, ये थिन है। ठीक है, पतला, इसमें कितना होता है, 2.5% से 2%। ठीक है, इसके बाद क्या हो गया, वाटर बोर्न मकाडम, कितना हो गया, 3%। कितना हो गया ये, 3%, ये कितना हो गया, 2.5%। फिर आपका हो गया क्या, अर्थन रोड कितना हो गया, 3 से 4%, ये आपका 3%। तो हमको किसका पूछ रहा है, व्हाट इज द कॉमन अर्थन रोड का केस में, अर्थन रोड का कितना, 4%, 25 चौक 100 नहीं, 3%, मतलब 1:30, 1:30। ऑप्शन नंबर 1:30, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अरे यार क्या हो गया, बैक क्यों चला गया तुम, आगे बढ़ना है, तुम बैक हो रहे हो। बताइए, थियोरी ऑफ प्रोबेबिलिटी कैन बी अप्लाई टू एक्सीडेंटल एरर ओनली। थियोरी ऑफ प्रोबेबिलिटी जो होता है ऑलवेज एक्सीडेंटल एरर होता है। ठीक है, याद रखना है। द प्रिंसिपल ऑफ, ये क्वेश्चन तो नहीं बताएंगे पक्का, इसको कमेंट में आप आंसर बताएं, बहुत बार कराए हैं। ठीक है, पता है, ए स्टोन इज थ्रो ए वर्टिकली अपवर्ड विथ ए वर्टिकल वेलोसिटी कितना है, 98 मीटर पर सेकेंड है। इट रिटर्न टू ए ग्राउंड पे भी आ रहा है, तो क्या पूछ रहा है, ठीक है, अगर मेरा ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, 98 से ऊपर जा रहा है, और 9.8 से नीचे आ रहा है, 98 से नीचे आ रहा है, इट मीन्स कि यहाँ पर 1 हो गया। टाइम तो कुछ देवे नहीं किया यार। ये स्टोन इज थ्रूली वर्टिकल अपवर्ड विथ ए वेलोसिटी जो है इतना मीटर पर सेकेंड। अच्छा, ठीक है, 9.8, मतलब यहाँ जो टाइम लगा कितना लगा, 10 सेकेंड। ठीक है, ऊपर गया नीचे आ गया, कितना, 10 सेकेंड। ठीक है, 10 सेकेंड में ऊपर गया, और फिर बोला कि नीचे भी आ रहा है, तो कितना होगा, 10 और 10 कितना हो रहा है, 20। तो हम लोग 2 × 10 कर देंगे तो 20 सेकेंड आ जाएगा ना,
मतलब 10 ऊपर जा रहा है, 10 सेकंड ऊपर जाने में लग रहा है, और फिर उसको ग्राउंड आने में कितना लग रहा है, 10 सेकंड नीचे लग रहा है, तो इट मीन 20 सेकंड। ऑप्शन नंबर 20 सेकंड इज करेक्ट आंसर। अरे यार तुम बैक क्यों हो रहे हो यार। बताएं। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा तगड़ा क्वेश्चन है, बताइए। बताइए। टू हॉरिजॉन्टल फोर्सेस F1 दिया गया है आपको। क्लियर क्लियर विजुअल हो रहा है जी। क्लियर तो विजुअल होना चाहिए, थोड़ा सा क्वालिटी आप लोग बढ़ा लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि फिगर छोटा था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बताइए। टू हॉरिजॉन्टल फोर्सेस F1 कितना है, 80 न्यूटन है। F2 कितना है, 70 न्यूटन है, ठीक है। जिसका इसका बॉडी वेट कितना है, 20 kg है, ठीक है। और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना दिया है, 0.4 दिया हुआ है, ठीक है। चलिए हम लोग निकालते हैं कि इसका क्या निकालना है हमको, द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट एक्सीलरेशन निकालना है, ठीक है। नेट एक्सीलरेशन ऑफ ए ब्लॉक का नेट एक्सीलरेशन निकालना है, ठीक है। चलिए देखिए, अगर हम लोग देखें कि इधर से भी 70 लग रहा है, इधर से भी, इधर से F1 F2 से 80 लग रहा है, F1 से 80 लग रहा है, 80 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और F2 तरफ से आपका 70 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो हम लोग नेट फोर्स कितना होगा, नेट फोर्स हम लोग निकालें कितना होगा, 80 माइनस 70, तो मतलब 10 न्यूटन का फोर्स, मतलब नेट फोर्स हो गया आपका। ये क्या हो गया, ये आपका नेट फोर्स हो गया। तो हम लोग जानते हैं कि फ्रिक्शन कोफिशिएंट इक्वल टू क्या होता है, म्यू एन होता है, ठीक है। क्या होता है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट इक्वल टू, कोफिशिएंट फ्रिक्शन इक्वल टू कितना होता है, म्यू इंटू एन होता है, ठीक है। तो मेरा म्यू का वैल्यू कितना दिया गया, 0.4 दिया गया है, ठीक है। हमको एन निकालना है, ठीक है। तो एन इक्वल टू क्या आएगा, एन इक्वल टू क्या होगा, एम जी होता है, एम इक्वल टू एम जी होता है ना। तो एम इक्वल टू एम जी, तो एम कितना हो गया आपका, वेट कितना है 20, जी कितना हो गया 9.81। बस इसको सॉल्व कीजिए, कितना आएगा, 9602 आएगा, ठीक। ये आपका क्या आ गया, आपका एन का वैल्यू आ गया। और एन का वैल्यू आप इसमें एफ इसमें पुट कर दीजिए। म्यू कितना है, 0.4 इंटू 192.2। इसको सॉल्व कीजिए, जो आपको आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, समझे, जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्त। बताएं। विच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मोमेंट इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऑफ ए सेक्शन, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सेक्शन के अबाउट में, उसके अबाउट में 4 अलग अलग स्टेटमेंट दिया गया। अब पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा करेक्ट है, ट्रू है, बताइए। द यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ एरिया, द यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ एरिया डज नॉट डिपेंड अपॉन द यूनिट ऑफ इट्स एरिया। डिपेंड नहीं करता है, एकदम गलत बोल रहा है ये, ठीक है। डिपेंड करता है ना, डिपेंड कैसे नहीं करेगा, वो एरिया पे हमको जिस एरिया का हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे वो उस पर डिपेंड नहीं करेगा। देखिए नेक्स्ट क्या है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एरिया मे बी ऑब्टेन बाय ए मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। मेथड ऑफ इंटीग्रेशन से क्या हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं क्या, बताइए। एकदम निकालते हैं, ये मेरा सही है। द राउथ रूल is used in a find out the moment of a body which is unsymmetrical about three mutually perpendicular axis. The Roth rule क्या होता है, Roth rule आपको पता है। Roth rule is used in find out the moment of a body which is unsymmetrical about three mutually perpendicular। एकदम ये भी गलत है, 3 mutually perpendicular नहीं होता है, जो कि इसमें बोल रहा है कि है, बट इट मीन्स ये गलत हो गया। तो मेरा सही क्या हो गया, एक 3 स्टेटमेंट है, मतलब बी, ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट आंसर, बी इज राइट आंसर, ठीक है दोस्त। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। द स्टेट ऑफ प्योर शेयर, द स्टेट ऑफ प्योर शेयर स्ट्रेस प्रोड्यूस बाय टेंशन इन वन डायरेक्शन एंड इक्वल इन कंप्रेशन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ये सब क्वेश्चन तो इजी है जी, इसको आप गलत नहीं कर सकते हैं। बताइए। एट अ टाइम ऑफ डिजाइनिंग 40 मीटर लेंथ ऑफ ए हाईवे, सॉरी लेंथ चिमनी विथ 1 इंच फिक्स एंड इफेक्टिव लेंथ ऑफ ए कंसिडर एज कितना, इफेक्टिव लेंथ कितना कंसिडर है, बताइए। फॉर्मूला जानते हैं इसका, इफेक्टिव लेंथ इक्वल टू, इफेक्टिव लेंथ इक्वल टू क्या होता है बताइए, के इंटू एक्चुअल लेंथ, ठीक है। तो मेरा एक्चुअल लेंथ कितना है, 40 है, और की हम लोग कितना लेंगे, तो क्या बोल रहा है, एट अ टाइम ऑफ डिजाइनिंग 40 मीटर चिमनी 1 इंच फिक्स द इफेक्टिव लेंथ इज। तो हम लोग इफेक्टिव लेंथ मतलब क्या लेंगे, यहाँ कंडीशन दे दिया है ना, 1 इंच फिक्स, के इक्वल टू 1 इंच फिक्स एंड अदर इंच हिंज होगा,
वन वही है, वन इन फिक्स है मतलब कितना होगा, के इक्वल टू वन इन फिक्स मतलब पूरा घूमेगा मतलब 2 हो गया ये, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 हो गया, 80 ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, तो आज का सेट करीब 1.5 घंटा चला है, एकदम एकदम एक्यूरेट खड़ी घड़ी के साथ 1.5 घंटा चला है। ठीक है, आप लोग, आई होप आप लोग जरूर आप लोग वीडियो देखे होंगे, हमको देखेंगे, हमको विश्वास है। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन हम लोग फिर नेक्स्ट करेंगे कल, बेहतरीन क्वेश्चन है, बेहतरीन एक्सप्लेनेशन के साथ, सारा ऑप्शन को एकदम 360 में सोल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, जो कि जैसे कि आज आप लोग देखें। ठीक है, अब थोड़ा सा चेंज करना है। ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा आपको अच्छा अच्छा देखने को मिलेगा। ठीक है, ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत, थैंक यू ऑल। जय हिंद जय भारत, थैंक यू ऑल। भारत माता की जय, नमस्कार।